गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं यार। वो जो कोपरा का एक पार्ट हमने रिवाइज किया था उसमें काफी डिले आ गया। आज उसका सेकंड पार्ट रिवाइज करते हैं। फटाफट से चलिए मैं लेकर के चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर और चालू करते हैं ये रंगारंग कार्यक्रम जिसका नाम है कौन पास होगा सीएस एग्जीक्यूटिव। तो फटाफट से सेक्शन नंबर 42 के ऊपर आते हैं। सेक्शन नंबर 42 अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो तो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके सेक्शन नंबर 2 से लेकर के सेक्शन नंबर 41 तक की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसमें सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का था, सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 9 सीपीसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का था, सेक्शन नंबर 10 से लेकर के 24 हमने बात की थी सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन नंबर 41 तक की बात हमने की थी डीसीडीआरसी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। और आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 42 से लेकर के आगे तक, लास्ट तक, जहां तक ये चैप्टर हमें लेकर के चलेगा वहां तक की आज बात हम करेंगे। सेक्शन नंबर 42 है एससीडीआरसी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। देखिए इस एक्ट का पर्पस क्या है। इस एक्ट का पर्पस ये है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। क्या पर्पस है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे क्या दे रहे हैं? सहूलियत दे रहे हैं कि अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हो तो आप उसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लेन फाइल होती है कहां पर? कंप्लेन फाइल होती है सर एक तो डीसीडीआरसी पे। डीसीडीआरसी पे तब फाइल होती है जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैटर होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैटर से बड़ा मैटर है तो आप कहां पर आ जाते हैं? तो आप आ जाते हैं एससीडीआरसी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन नंबर 41 तक की बातें आपको याद होगी। अगर कुछ छोटा मोटा भूल रहे हैं उसके अंदर तो पहले जाइए सेक्शन नंबर 41 के अंदर, पुराना वीडियो वहां से रिवाइज करिए और फिर 42 से हम यहां पे इसको कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन नंबर 42 है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्टेट कमीशन। देखो भाई, स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा हर स्टेट के अंदर क्या बनाएगी? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाएगी स्टेट लेवल पर, जिसका नाम होगा एससीडीआरसी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, या फिर स्टेट कमीशन जिसका पर्पस क्या होगा? कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। हर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? सर 4 मेंबर होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? जितने सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे। और ये जो प्रेसिडेंट है और ये जो मेंबर हैं 4, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनका टर्म क्या होगा, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा, और नोटिफिकेशन द्वारा वो बता चुकी है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। सर सेक्शन नंबर 47 हमें बताता है कि जो स्टेट कमीशन है, ये स्टेट कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन कितनी है। ज्यूरिसडिक्शन कितनी है मतलब इसका पावर कहां तक जाता है, ये कहां तक के वैल्यू के ट्रांजैक्शन की डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है। तो हमने बोला वैसे तो एक्ट में लिखा हुआ है कि ये 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर सकता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रूल्स नोटिफाई किए और रूल्स के अंदर बोला है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो पर किससे ज्यादा ना हो 2 करोड़ रुपए से, वहां तक के डिस्प्यूट को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एंटरटेन करेगा। तो सर 50 लाख से कम की होगी तो 50 लाख से कम की होगी तो डीसीडीआरसी, 50 लाख से 2 करोड़ की होगी तो एससीडीआरसी, और सर 2 करोड़ से ज्यादा हुई तो 2 करोड़ से ज्यादा हुई तो एनसीडीआरसी। तो सर ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 1 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट क्या है। ये लिमिट एक्ट में दी हुई है पर गवर्नमेंट ने इसे बाद में चेंज करके कितना कर दिया है? 50 लाख से लेकर के 2 करोड़। तो सर हमें एग्जाम में कौन सी लिखनी है? पहली प्रायोरिटी है एग्जाम में कि आप ये वाली याद करके जाएं, चाहें तो ये याद करके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, पर एप्लीकेबल कौन सी वाली है फिलहाल में? 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की। ठीक है, तो अगर 2 करोड़ तक की कोई भी आपकी कंप्लेन है तो आप कहां पर जाएंगे भाई? एससीडीआरसी के पास में जाएंगे। कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में किया गया है जिसकी वैल्यू 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में है, या फिर देखो सुनो, हमने क्या पढ़ा था कि अगर डीसीडीआरसी या डीसी ने आपके खिलाफ कोई डिसीजन पास किया और वो डिसीजन आपको पसंद नहीं आया तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हैं ना। ये सेक्शन नंबर 41 पढ़ा था अपन ने कि डीसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है। अपील कहां पर फाइल होगी? अपील फाइल होगी सर एससीडीआरसी या फिर एससी के पास में 45 डेज के अंदर अंदर। तो वो अपील को सुनने का काम भी किसका है? सेक्शन नंबर 47 बोलता है कि डीसीडीआरसी या डीसी की अपील को सुनने का काम भी एससी या फिर एससीडीआरसी का अंडर सेक्शन नंबर 47 है। तो डीसी के अगेंस्ट में जो अपील है उन अपील को हियर करने का पावर भी यहां पर दिया हुआ है। सर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हमने बोला कि अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट अगर कंज्यूमर के साथ होता है तो वो उसकी अपील फाइल कर सकता है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहे हैं, मतलब मेरे घर का मंथली किराया है मान लो
20,000 रुपये महीना, और आप मुझसे बोल रहे हो कि 20 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, तो ये तो गलत बात है। या फिर चार्जिंग द डिसप्रपोर्शनेट पेनल्टी कंपेयर्ड टू लॉस, मैंने आपसे यहाँ से कुछ सामान खरीदा और वो सामान मैं आपको वापस करना चाहता हूँ, तो माना कि मेरे सामान वापस करने से आपका नुकसान हो रहा है, पर वो नुकसान 1,000 रुपए का है और आप मुझसे कंपनसेशन या पेनल्टी कितना चार्ज कर रहे हो, 1 लाख रुपए, तो ये तो गलत है ना। आप मेरे साथ अनफेयर करोगे तो मैं आपकी कंप्लेन कहाँ फाइल कर दूंगा, SCDRC के पास में फाइल कर दूंगा, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में होगी तो। या फिर मैं अपना एक अर्ली लोन रीपे करना चाहता हूँ, मैंने तुमसे एक लोन ले कर रखा है और मैं वो लोन को रीपे करना चाहता हूँ, भले ही वो खत्म बाद में होगा पर मैं आज उसको पे करना चाहता हूँ, तो तुम पैसे क्यों नहीं ले रहे हो मुझसे यार, तुमको पेनल्टी चाहिए तो पेनल्टी ले लो, पर तुमको लोन रीपेमेंट तो मुझे अलाउ करना ही पड़ेगा ना। इसके अलावा अगर कोई एक पार्टी ट्रांजेक्शन को अपनी ही साइड से क्या कर दे, टर्मिनेट करने की कोशिश करें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती है, दोनों पार्टी से पूछना पड़ता है, कुछ भी चेंज करना हो तो दोनों पार्टी बोलेगी, अगर एक पार्टी यूनिलेटरली उसे टर्मिनेट करना चाहे तो भी हम बोलते हैं कि ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर कोई अनरीजनेबल ऑब्लिगेशन कंज्यूमर के ऊपर लगा देना, इसे भी क्या बोलते हैं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी लड़ाई झगड़े हो, डीसी के खिलाफ अपील फाइल करनी हो, ये सब कुछ कहां फाइल होगा, SC का मतलब क्या, स्टेट कमीशन के पास में फाइल करना पड़ेगा। ऐसा कहां लिखा है, ऐसा सेक्शन नंबर 47 में लिखा है। सेक्शन नंबर 47 में और क्या लिखा है, स्टेट कमीशन में एक्सरसाइज पावर बाय मेकिंग द बेंचेस, स्टेट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट कमीशन जो है वो चाहे तो अपनी अलग अलग बेंचेस भी बना सकता है। बेंचेस का सिंपल सा मतलब है अलग अलग ब्रांचेस भी बना सकता है और उनके थ्रू भी क्या कर सकता है, डीलिंग जो है वो कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट या फिर मेंबर का ओपिनियन डिफर करता है, वो एक बारे में प्रेसिडेंट कुछ अलग सोचता है और मेंबर कुछ अलग सोचता है, तो ऐसे केसेस में पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट को रेफर किया जाएगा किसी दूसरे मेंबर को। देखो हमने क्या पढ़ा है, यहां पर एक प्रेसिडेंट होता है और 4 दूसरे मेंबर होते हैं, तो किसी भी मैटर पे प्रेसिडेंट तो काम करेगा ही सही, साथ साथ इन चारों में से एक आदमी भी काम करेगा। मान लो ये अलग बोल रहा है और ये अलग बोल रहा है, तो डिस ओपिनियन आ गया, ओपिनियन मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 3 खाली लोग बैठे ना, इन 3 लोगों से पूछो, जो ये लोग बोलेंगे वो मानेंगे, मतलब मेजोरिटी के ओपिनियन को फाइनल ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन नंबर 50 ये बोलता है कि अगर स्टेट कमीशन अपने ऑर्डर को रिव्यू करना चाहे तो वो कर सकती है, कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर कर सकती है। मतलब स्टेट कमीशन को पेनल्टी लगानी थी 2 लाख रुपए की, पर गलती से उन्होंने पेनल्टी लगाई मात्र 20,000 की, और अगले ही दिन उन्हें सपना आया कि अरे पेनल्टी गलत लग गई, तो क्या अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं? आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 50 अलाउ करता है कि स्टेट कमीशन अपने ऑर्डर को 30 दिनों के अंदर अंदर रिव्यू कर सकता है। हालांकि ध्यान रखना, रिव्यू तभी कर सकते हो जब सामने वाले ने अपील ना फाइल कर दी हो। अगर आपके 30 दिन में रिव्यू करने से पहले ही उसने अपील फाइल कर दी तो फिर अब आप रिव्यू नहीं कर पाएंगे। ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक अथॉरिटी अपने ऑर्डर को रिव्यू तभी कर सकती है जब उसके ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील फाइल न की गई हो। नेक्स्ट कम सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 इज अ अपील टू नेशनल कमीशन। लो भाई, अभी हमने क्या पढ़ा, स्टेट कमीशन के पास में मैटर गया 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ का, वो मैटर स्टेट कमीशन ने डील किया, उसके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर आपको पसंद नहीं आया। हो सकता है वो ऑर्डर कंज्यूमर को पसंद ना आए, हो सकता है वो ऑर्डर बिजनेस पर्सन को पसंद ना आए। किसी भी पर्सन को अगर वो ऑर्डर पसंद नहीं आता है, अग्रीव्ड पर्सन अगर चाहे तो स्टेट कमीशन के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता है। और अपील कहां पर फाइल होगी सर? अपील फाइल होगी नेशनल कमीशन के पास। और कितने दिनों में करनी है अपील? 30 डेज के अंदर अंदर, 30 दिनों में अपील फाइल करनी है। ध्यान रखना, जब डीसी के अगेंस्ट में एससी में अपील फाइल करते हैं तो वहां पर समय 30 डेज का है। एससी के अगेंस्ट में एनसी में अपील फाइल करते हैं तो नहीं, यहां पे समय 45 डेज का है और यहां पर समय कितना है? 30 डेज का। तो डेज में कंफ्यूज मत होना, जब डीसी की अपील एससी में फाइल करेंगे तो 45 डेज, एससी की अपील एनसी में फाइल करेंगे तो 30 डेज। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप अपील तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक आप 50% ऑफ द ऑर्डर्ड अमाउंट डिपॉजिट न कर दे। स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया कि कंपनी को, कंज्यूमर को 2 करोड़ रुपए पे करने हैं और कंपनी को यह बात पसंद नहीं आई, तो कंपनी क्या करेगी? अपील फाइल करेगी। हमने बोला अपील फाइल करो, हमें कोई समस्या नहीं, पर अपील फाइल करने से पहले 2 करोड़ का 50% मतलब 1 करोड़, ये 1 करोड़ जब तक आप पहले नेशनल कमीशन में जमा नहीं कर दोगे तब तक हम आपको अपील फाइल नहीं करने देंगे। क्या बात समझ में आई? प्री डिपॉजिट करना, ये जो 50% का ऑर्डर हमने बोला डिपॉजिट करने का, ये प्री डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। ये हम क्यों लगवाते हैं? ताकि कोई भी फेक या फिर जो फ्रिवलेस अपील होती है वो फ्रिवलेस अपील फाइल ना करे। कोर्ट कैन आस्क फॉर मोर देन 50% डिपॉजिट। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं डिपॉजिट ज्यादा चाहिए तो वो 50% से ज्यादा डिपॉजिट भी आपसे मांग सकती है। ऐसा कहां लिखा है? मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस संजीव शर्मा के केस लॉ के अंदर।
वापस से सेक्शन नंबर 51 क्या बोलता है, क्या स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है? 100% की जा सकती है। अपील कहां पर फाइल होगी सर? अपील फाइल होगी नेशनल कमीशन में। कितने दिनों में होगी सर? 30 डेज में। कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 50%। क्या जमा करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस। क्या कोर्ट हमें 50% से ज्यादा भी डिपॉजिट करवा सकती है? हाँ, अगर उसे लगता है तो 50% से ज्यादा भी डिपॉजिट आपसे करवा सकती है। देन कम सेक्शन नंबर 52, हियरिंग ऑफ अपील बाय एससी और एनसी। जब स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर की अपील सुनेगा या नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन के ऑर्डर की अपील सुनेगा, तो वो अपील को कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं? 90 डेज के अंदर अंदर। कितने दिनों में? 90 डेज में अपील जो आपने फाइल करी है उस अपील का छुटकारा ये लोग 90 डेज में कर देते हैं। अगर अपील डिस्चार्ज नहीं होती है 90 डेज के अंदर अंदर, तो कमीशन फिर रीजंस रिकॉर्ड करता है कि क्यों 90 दिनों में नहीं कर पाए, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों तुम ये लोग काम नहीं कर पा रहे हो, ऐसा इनको लिखना पड़ेगा। देन कम सेक्शन नंबर 53, जैसे हमने डीसी पढ़ा, जैसे हमने एससी पढ़ा, वैसे ही अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनसी। जैसे हमने डीसी डीआरसी पढ़ा, जैसे हमने एससी डीआरसी पढ़ा, जैसे हमने एनसी डीआरसी पढ़ा, जैसे हमने डीसी डीआरसी और एससी डीआरसी पढ़ा, वैसे ही अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनसीडीआरसी। एनसीडीआरसी इज अ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? ताकि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। और कौन से लेवल के ऊपर? नेशनल लेवल के ऊपर, राज्य के लेवल पर। जब आपको देश के लेवल पर डील करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? सेक्शन नंबर 53 में एनसीडीआरसी, जिसे प्यार से हम कभी कभी क्या भी बोलते हैं? नेशनल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। सेक्शन नंबर 54 बोलता है कि नेशनल कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम 4 मेंबर होंगे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, पुराने वाले कमीशन में भी तो यही लोग थे। सेक्शन नंबर 58, काम की बात यह कि जो नेशनल कमीशन है, ये नेशनल कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन कितना होता है? ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर। नेशनल कमीशन कहां तक के मैटर को डील कर सकता है? तो एक्ट में तो क्या लिखा है? ऐसा कोई भी मैटर जिसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो? 10 करोड़ से। पर गवर्नमेंट ने लिमिट को चेंज कर दिया है और गवर्नमेंट ने वो लिमिट कितनी कर दी है? 2 करोड़। अगर मैटर कहां तक का हो? 2 करोड़ से ज्यादा का, तो मैटर हमेशा कहां पर रेफर किया जाएगा? नेशनल कमीशन में रेफर किया जाएगा। क्यों ना मैं आपको तीनों लिमिट एक बार फिर से बता दूं। अगर मैटर कहां तक का है? 50 लाख तक का, तो कहां जाना है? डीसी में। अगर मैटर 50 लाख से ज्यादा का है पर अप टू कितना है? 2 करोड़, तो कहां पर जाना है? स्टेट कमीशन में। और मैटर अगर 2 करोड़ से ज्यादा का है तो कहां पर जाना है? नेशनल कमीशन में। ये जो लिमिट्स हैं ये करंट लिमिट है। एक्ट में लिखी हुई लिमिट्स तो अलग है, उनसे हमें मतलब नहीं। हमें तो कौन सी ध्यान रखनी है? करंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 की जो लिमिट्स हैं इनका हमें ध्यान रखना है। तो कोई भी कंप्लेंट जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, जिसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा हो, या स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको कोई अपील फाइल करनी हो, या सेंट्रल अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया हो। सेंट्रल अथॉरिटी सेक्शन नंबर 10 से लेकर के 24 तक बहुत सारे ऑर्डर पास करती है, सेक्शन नंबर 19, 20 और 21 में। तो उन ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर कंपनी अपील फाइल करना चाहती है तो सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी है, उसकी अपील भी कौन सुनता है? एक बड़ी अथॉरिटी। और उस बड़ी अथॉरिटी का नाम क्या है? नेशनल कमीशन। हर स्टेट कमीशन, ये जो भी अपील, जो भी आप मैटर सुनेगी स्टेट कमीशन, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट तो काम करेगा ही सही, और साथ साथ में एक मेंबर भी काम करेगा। टोटल होते कितने यहाँ पर? एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर। कोई भी डिसीजन पास करना होगा तो प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ इन 4 मेंबर में से कम एक मेंबर इन्वॉल्व होगा। वापस से प्रेसिडेंट और मेंबर का ओपिनियन अगर डिफर करता है तो ये जो खाली बैठे हुए 3 मेंबर हैं, इन 3 मेंबर से पूछा जाएगा और मेजोरिटी के हिसाब से कोई भी डिसीजन बाद में लिया जाएगा। सेक्शन नंबर 59 कि नेशनल कमीशन का काम करने का प्रोसीजर क्या है? तो नेशनल कमीशन उसी तरीके से काम करता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेक्शन 35 से लेकर के 39 में फाइल करता है। जैसे कि सबसे पहले कंज्यूमर कंप्लेन फाइल करेगा, फिर अगर लैब की रिपोर्ट, अगर लैब टेस्टिंग की जरूरत होगी तो लैब टेस्टिंग के लिए चीजों को भेजा जाएगा, फिर लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को पार्टीज को भेजा जाएगा, फिर एक डिसीजन पास किया जाएगा। तो वो जो प्रोसीजर हमने पिछले वीडियो के अंदर 35 से 39 के अंदर पढ़ी थी, वही प्रोसीजर आपको सेक्शन नंबर 59 में नेशनल कमीशन भी लगाता हुआ दिखेगा और वही प्रोसीजर स्टेट कमीशन भी लगाता हुआ दिखेगा। प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। क्या नेशनल कमीशन अपने द्वारा पास किया ऑर्डर रिव्यू कर सकता है? आंसर इज यस। कितने दिनों में कर सकता है? सर 30 डेज के अंदर अंदर अगर वो उसे रिव्यू करना चाहे तो बाद में बहुत आसानी से उससे रिव्यू कर सकता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ऐसा सेक्शन नंबर 60 के अंदर लिखा हुआ है। देन कम सेक्शन नंबर 65। इस एक्ट के अंदर अगर आपको किसी को कोई भी नोटिस सर्व करना हो तो नोटिस कैसे सर्व किया जा सकता है? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? ईमेल, बराबर। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हैं। नोटिस को
डिलीवर्ड या सर्व्ड मान लिया जाएगा अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव गई, सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ भाई मेरे पास में नोटिस आ चुका है, या फिर रिटर्न विद द रिमार्क लाइक रिफ्यूजल और नॉट एक्सेप्टेड, सामने वाले ने ये कह के लौटा दिया कि मैं तो आपका नोटिस एक्सेप्ट नहीं करता, तो भी हम तो मान लेंगे कि हमने नोटिस सर्व कर दिया है। भले ही एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट, नोटिस डीम टू बी सर्व्ड आफ्टर 30 डेज, एक्नॉलेजमेंट तो हमारे पास नहीं आई, पर नोटिस जिस हमने डिस्पैच किया उसके 30 डेज के बाद मान लेंगे कि नोटिस सर्व हो चुका है, भले ही सामने वाले को मिले या ना मिले। सेक्शन नंबर 66 ये बोलता है कि नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर इनको अपने काम करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत कभी भी पड़ती है तो ये उस एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 66 अलाउ करता है। वेयर केस इन्वॉल्व लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन में इंगेज एनी एक्सपर्ट और ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिखा हुआ नहीं है पर डीम्ड है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी अगर चाहे तो एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। सेक्शन नंबर 67, क्या नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है? 100% की जा सकती है। अपील कहां पर फाइल होगी? सर अपील फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर अंदर। तो अब हमने तीनों की अपील का प्रोसीजर देख लिया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल होगी स्टेट कमीशन में 45 डेज में, स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल होगी नेशनल कमीशन में 30 डेज में, और नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में 30 डेज के अंदर अंदर। यहां भी 50% डिपॉजिट करना है, यहां भी 50% डिपॉजिट करना है, और यहां भी 50% डिपॉजिट करना है। नो अपील अलाउड अनलेस 50% ऑफ द ऑर्डर्ड अमाउंट इज डिपॉजिट। पहले 50% जमा करो, उसके बाद ही आप जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 68, इफ नो अपील इज फाइल्ड द ऑर्डर ऑफ डीसी एससी एनसी शेल बी फाइनल। देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया, स्टेट कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया, नेशनल कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया। देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया अगर वो आपको पसंद नहीं आए तो आप अपील फाइल कर देना स्टेट में। स्टेट ने जो ऑर्डर पास किया वो आपको पसंद नहीं आए तो आप अपील फाइल कर देना नेशनल में। नेशनल ने जो ऑर्डर पास किया वो अपील आपको ऑर्डर पसंद ना आए तो अपील फाइल कर देना कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। पर आपने अगर अपील फाइल नहीं की डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में, स्टेट कमीशन में अपील फाइल नहीं की, स्टेट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में नेशनल कमीशन में अपील फाइल नहीं की, या नेशनल कमीशन के अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की, तो ऐसे केस में इनने जो ऑर्डर पास किया था ना उस ऑर्डर को फाइनल मानेंगे। अरे जब उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर के अगेंस्ट में आपने अपील ही फाइल नहीं की, इसका मतलब आपको वो ऑर्डर पसंद आ गया ना, तो ऑर्डर पसंद आ गया मतलब वो ऑर्डर कैसा है? फाइनल। सेक्शन नंबर 69, लिमिटेशन पीरियड। कंज्यूमर कितने समय में कंप्लेन फाइल कर सकता है? तो हमने बोला है कंप्लेन मस्ट बी फाइल विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अगर कंज्यूमर को कोई कंप्लेन फाइल करनी है तो हम बोल रहे हैं कि भाई कंप्लेन कितने समय के अंदर अंदर फाइल कर दो, 2 साल में फाइल दिया करो, इससे ज्यादा लेट आपको नहीं करना है। हालांकि 2 साल के बाद भी आपको कंप्लेन फाइल करना अलाउ कर दिया जाएगा अगर आप सफिशिएंट कॉज शो कर देते हैं कि क्यों डिले हुआ, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं डिले का कारण बिल्कुल बराबर था, जैसे कि आप बीमार हो गए और 2 साल तक आप कोमा में थे। अब अगर आप 2 साल तक कोमा में थे तो कैसे कंप्लेन फाइल करते? तो आपको 2 साल के बाद भी कंप्लेन फाइल करना अलाउ कर दिया जाएगा। ऐसा सेक्शन नंबर 69 लिमिटेशन पीरियड। और ऐसा मैं क्या बताऊं, ऐसा आप लोग JIGL के अंदर लिमिटेशन एक्ट 1963 में काफी सारा पढ़ते हैं कि कब सफिशिएंट कॉज होता है और कब सफिशिएंट कॉज नहीं होता है। सेक्शन नंबर 71, इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर। देखो भाई, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है, एवरी ऑर्डर पास बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन शेल बी इन्फोर्सेबल लाइक अ सिविल कोर्ट डिग्री। जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन ने कोई ऑर्डर पास किया ना, तो यही मानना कि ऑर्डर किसने पास किया है? किसी सिविल कोर्ट ने। जैसे सिविल कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ता है वैसे ही इनके ऑर्डर को भी मानना पड़ता है। ये कोई हंसी मजाक थोड़ी चल रहा है कि हम तो इनके ऑर्डर नहीं मान रहे, अरे मानना पड़ेगा बेटा। तो जो इनका ऑर्डर है उन ऑर्डर को आपको इन्फोर्स करना ही पड़ेगा। अगर आपने इनके ऑर्डर को नहीं माना, अगर आपने इनके ऑर्डर को नहीं माना तो ये आपकी प्रॉपर्टी भी रिकवर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सीज भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वैसे जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन जब ऑर्डर पास करता है तो वो साथ साथ में कुछ रिलीफ देता है। या ऑर्डर क्या पास करता है? तो बोलते हैं रिलीफ ये दे सकता है कि जो गुड्स में डिफेक्ट था वो डिफेक्ट को रिमूव किया जाए, पुराने गुड को नए गुड्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए,
कंज्यूमर से जितना पैसा आपने चार्ज किया है उसके पूरे पैसे को रिफंड कर दो, उसके अलावा उसके कुछ चार्जेस लगे हो तो वो दे दो, उसका कोई इंटरेस्ट हो तो वो दे दो, उसका कोई नुकसान हुआ हो कंपनसेशन पे कर दो, वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आप कर रहे हो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना बंद कर दो, कोई हैजार्डस गुड्स की सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं तो उन्हें बंद कर दो, करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, पहले गलत एडवर्टीजमेंट था उसको बंद करो और उसके लिए नया एडवर्टीजमेंट इशू करो। ऐसा कोई भी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन पास कर सकती है और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऑर्डर को सिविल कोर्ट की डिक्री माना है। सिविल कोर्ट का जैसा ऑर्डर होता है वैसा ही इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 72 पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। देखो, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर आपने नहीं माना, अभी हमने बोला ना 71 में कि इनके ऑर्डर मानना कंपलसरी है क्योंकि इनका ऑर्डर सिविल कोर्ट की डिग्री जैसा होता है, पर अगर आप नहीं मानते हैं इनके ऑर्डर तो ऐसे केस में सेक्शन 72 में आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है। और पेनल्टी क्यों लग रही है? क्योंकि आपने उनके ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया। और पेनल्टी कितनी लगेगी? पेनल्टी लगेगी कम से कम आपको जेल जाना पड़ेगा 1 महीना, कम मैक्सिमम जेल जाना पड़ सकता है आपको 3 साल, पेनल्टी लगा सकते हैं आपके ऊपर, फाइन लगा सकते हैं आपके ऊपर 25,000 मिनिमम और फाइन लगा सकते हैं मैक्सिमम आपके ऊपर 1 लाख, या फिर ज्यादा तेज चलोगे तो दोनों। तो इम्प्रिजनमेंट 1 महीने से लेकर के 3 साल, फाइन 25,000 से लेकर के 1 लाख या फिर दोनों। इसलिए ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के ऑर्डर की उल्लंघना हमें नहीं करना। जो वो बात बोल रहे हैं गर्दन झुका करके उनकी बात मान लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो सेक्शन 73 क्या बोल रहा है। देखो, सेक्शन 71 में क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन जो भी ऑर्डर पास कर रहा है वो ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा। सेक्शन 72 क्या बोलता है कि अगर आपने ऑर्डर को नहीं माना तो आपके खिलाफ में हम क्या करेंगे? पेनल्टी लगा देंगे। सेक्शन 73 क्या बोलता है कि जो पेनल्टी आपके ऊपर सेक्शन 72 में लगाई है, ये जो पेनल्टी आपके ऊपर सेक्शन 72 में लगाई है, ये पेनल्टी के अगेंस्ट में भी आप अपील फाइल कर सकते हो। जैसे स्टेट कमीशन का ऑर्डर था, आपने उसको नहीं माना तो स्टेट कमीशन ने आपके ऊपर 75,000 की पेनल्टी लगा दी। 75,000 की पेनल्टी क्या वो लगा सकते हैं? हाँ, 25,000 से 1 लाख तक की कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं। उन्होंने पेनल्टी लगा दी कितनी? 75,000। और आप बोल रहे हैं कि नहीं यार ये पेनल्टी तो बहुत ज्यादा हो गई, तो आप इस पेनल्टी के अगेंस्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं। और वो अपील आपको कितने दिनों में फाइल करनी है? 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर वो अपील आपको फाइल करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई? यहां पर हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ। कौन सा वाला पोर्शन? कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन वाला पोर्शन खत्म हुआ। सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 28 से स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 41 तक, जिसमें हमने बात करी किसके बारे में? DCDRC, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। फिर हमने 42 से स्टार्ट किया सेक्शन नंबर मेरे हिसाब से शायद 51 तक, जिसके अंदर हमने बात करी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में। और फिर हमने सेक्शन 53 से लेकर के बात करी सेक्शन नंबर 67 तक NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। फिर सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 73 के बारे में कुछ जनरल बातें करी तीनों कमीशन के बारे में। यहां पर हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या जो भी कमीशन जिन्हें हम बोलते हैं, ये सारे कमीशन का डिस्कशन खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 74 से, और 74 से हमारा एक पोर्शन चालू होगा। कौन सा? मीडिएशन का। कौन सा सेक्शन चालू होंगे? अब हम मीडिएशन के कुछ 3-4 सेक्शन इस सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। तो फटाफट से देखते हैं सेक्शन नंबर 74। तो सेक्शन नंबर 74 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 74 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल। देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन द्वारा एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाएगी। क्या बनाएगी? कंज्यूमर मीडिएशन सेल। सर मीडिएशन सेल का काम क्या होगा? मीडिएशन करना। तो पहले तो यही बता दो ना कि मीडिएशन का मतलब क्या होता है, तो मीडिएशन सेल समझ में आएगा। तो देखो, मीडिएशन इज अ वे टू सॉल्व द डिस्प्यूट पीसफुली विद द हेल्प ऑफ अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन। मीडिएशन एक तरीका होता है जिसमें डिस्प्यूट को पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जाता है। कोई थर्ड पर्सन को हम इन्वॉल्व करते हैं, वो थर्ड पर्सन इंडिपेंडेंट होता है, न्यूट्रल होता है, उससे बोलता है कि वो जो बोलेगा ना हम लोग वो बात मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्रिज खरीदा और वो फ्रिज बाद में कैसा निकला? फॉल्टी। शॉप ओनर रिफ्यूजेस टू रिफंड। शॉप ओनर, आप शॉप ओनर के पास गए तो शॉप ओनर ने आपको पैसे देने से भी मना कर दिया। तो इंस्टीड ऑफ फाइटिंग इन अ कोर्ट, यू एंड शॉप ओनर कैन गो फॉर अ मीडिएशन। लड़ाई झगड़ा करने के बजाय, कोर्ट में जाने के बजाय आप लोगों ने क्या बोला? आप और वो जो दुकानदार है वो दोनों कहां चले गए? मीडिएशन में। मीडिएटर विल हेल्प यू बोथ द पार्टीज डिस्कस एंड रीच एन एग्रीमेंट। मीडिएटर दोनों की बात सुनेगा और दोनों की बात सुनने के बाद किसी एक फैसले पर आएगा और क्या बोल देगा
कि देखो कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं है, दोनों का समय वेस्ट होगा, यहीं पर चीजों को रिजोल्व कर लो। कैसे किया जा सकता है? मे बी रिफंडिंग द पार्ट ऑफ मनी, वो ऐसा बोल सकता है कि चलो मैं आपको पैसे वापस कर देता हूं, या फिर क्या कर सकता है, वो आपके फ्रिज को रिप्लेस कर सकता है। तो मीडिएशन में क्या हो जाता है, मीडिएशन में हम कोर्ट जाने के बजाय किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ में हम डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद में अपना जो डिस्प्यूट है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मीडिएशन सेल बनाया है जिसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर मीडिएशन सेल। कंज्यूमर मीडिएशन सेल नेशनल कमीशन के लिए अलग है, स्टेट कमीशन के लिए अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी नेशनल कमीशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसका मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन तीनों के पास में अपने अपने कंज्यूमर मीडिएशन सेल होते हैं। तीनों के पास में अपना अपना एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल होता है। सेक्शन नंबर 74 ये भी हमारा चल रहा है, एवरी कंज्यूमर सेल शेल कंसिस्ट ऑफ सच पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। इसके अंदर कितने लोग होंगे, जितने गवर्नमेंट बोलेगी उतने। पर ध्यान की बात कौन सी है, हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल को एक क्वार्टरली रिपोर्ट अपने कमीशन को भेजनी पड़ती है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाला जो कंज्यूमर मीडिएशन सेल है वो हर क्वार्टरली एक रिपोर्ट भेजेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन वाला कंज्यूमर मीडिएशन सेल अपने स्टेट कमीशन को एक रिपोर्ट भेजेगा और रिपोर्ट का इंटरवल क्या होगा, क्वार्टरली इंटरवल होगा। और क्वार्टरली इंटरवल की जो रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा होगा कि इन 4 महीनों के अंदर हमने कितने डिस्प्यूट्स को, इन 3 महीनों के अंदर हमने कितने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया, क्या एग्रीमेंट पहुंचा, कौन सा एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाया, कौन से डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो पाए, कौन से नहीं हो पाए, कौन से पेंडिंग चल रहे हैं, किस में क्या समस्या आ रही है। ये एक रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट आपको कहां पर भेजनी है, अपने अपने रिस्पेक्टिव कमीशन के पास में हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल को भेजना पड़ेगा। हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल को अपने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, जैसे कि कितने मीडिएटर उनके पास में जो मध्यस्थता करवाते हैं वो लोग कितने हैं उनके पास में, कितने केसेस उन्होंने हैंडल किए, उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी दूसरा आपका कमीशन मांगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। फिर सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 75 क्या बोलता है कि नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो कंज्यूमर मीडिएशन सेल है वो एक पैनल ऑफ मीडिएटर बनाएंगे। पैनल ऑफ मीडिएटर का मतलब क्या कि कितने लोग मीडिएटर बनना चाहते हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट क्यों बना रहे हैं, लिस्ट इसलिए बनाई जा रही है ताकि जब भी किसी का मीडिएशन का केस आए तो इस पैनल में से किसी एक पर्सन को उठाए और उस पर्सन को बोल दे कि तुम इसके क्या हो, मीडिएटर हो। ये मीडिएशन के आपका जो पैनल है ये कितने समय तक वैलिड रहता है, 5 सालों तक वैलिड रहता है। सेक्शन नंबर 76 क्या बोल रहा है कि देखो अभी सेक्शन नंबर 75 में आपने मीडिएटर का क्या बनाया है, पैनल बनाया है। उस मीडिएटर के पैनल में से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर दो कि वो क्या कर ले, इस केस का मीडिएटर बन जाए। जो भी केस, मान लो अपन दोनों का एक केस आया है, तुमने एक फ्रिज खरीदा मेरी दुकान से, तो अपने जो मीडिएशन का केस है वो कौन पर्सन करेगा हैंडल, वो करेगा वो पर्सन जिसका नाम सेक्शन 75 की लिस्ट में लिखा हो, और जब वो अपॉइंट हो जाएगा तो वो कहां पे आ जाएगा, सेक्शन नंबर 76 में आ जाएगा। 75 वाले पर्सन को नॉमिनेट कर दिया जाएगा कि तुम मीडिएशन कर लो। सेक्शन नंबर 77, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द सर्टेन फैक्ट। अगर कोई भी पर्सन मीडिएटर बनना चाह रहा है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे कि जो मैटर वो मीडिएट कर रहा है, जो मैटर वो रिजॉल्व करवा रहा है, उस मैटर में उसका कोई प्रोफेशनल, पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये होगा तो आप न्यूट्रल नहीं रह पाओगे। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि मीडिएटर कौन होता है, न्यूट्रल थर्ड पर्सन, इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन, जिसका कोई भी किसी पार्टी से लेना देना नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रोफेशनल, पर्सनल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो आपका नहीं है। क्या ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस पे डाउट हो सकता है, तो वो भी आप पहले ही डिस्क्लोज कर दो। ऐसा कहां लिखा है, एक्साइज सेक्शन नंबर 77, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द सर्टेन फैक्ट। देन कम सेक्शन नंबर 78, रिप्लेसमेंट ऑफ मीडिएटर इन सर्टेन केसेस। कभी कभी जो मीडिएटर हमने अपॉइंट किया है उसे बीच में ही रिप्लेस करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट आ गया है, उसका कोई पर्सनल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट था जो उसने पहले नहीं बताया था, वो अब पता चल गया, या फिर वो इंटरेस्ट पहले था ही नहीं पर वो अब आ गया। तो अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट आ जाता है तो ऐसे केसेस में वो पर्सन न्यूट्रल नहीं रहता है, वो पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो अपना डिसीजन पूरा इम्पार्शियल तरीके से नहीं दे सकता। इसलिए हमने बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमने बोला कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हम आपकी जगह किसी दूसरे मीडिएटर को अब उस केस में अपॉइंट करेंगे। ये तो JIGL के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगाते हैं तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी पर्सन अपना ही केस नहीं लड़ सकता, मतलब कोई भी पर्सन अपने ही केस में जज नहीं बन सकता।
नो वन कैन बी मेड जज इन हिज ओन केस, बराबर। तो मीडिएटर अगर बायस है या फिर उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो ऐसे केस में उसे क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी दूसरे मीडिएटर के साथ। सेक्शन नंबर 79, ये तो हमने सारी फॉर्मेलिटीज पढ़ ली मीडिएशन की। एक्चुअल में अब सेक्शन 79 हमें बताएगा कि मीडिएशन होता आखिर में किस प्रकार से है। तो सेक्शन नंबर 79 है प्रोसीजर फॉर द मीडिएशन। मीडिएशन शैल बी हेल्ड इन मीडिएशन सेल। मीडिएशन कहां पर होगा, जो मीडिएशन सेल हमने 76 में बनाई है ना, वहां पर मीडिएशन होगा, बराबर। मीडिएटर क्या करेगा, मीडिएटर दोनों पार्टी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को सुनेगा। मीडिएटर ट्रेड और यूजेस ऑफ द कस्टम को देखेगा। मीडिएटर ये देखेगा कि किन चीजों की वजह से डिस्प्यूट हुआ है, उनको ध्यान से सुनेगा। मीडिएशन शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को बोलने का मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सामने वाले को आपको देना पड़ेगा। मीडिएटर उसी तरीके से मीडिएशन करेगा। तो सेक्शन 79 हमें प्रोसीजर बताता है कि मीडिएशन किस प्रकार से किया जाएगा, बराबर। सेक्शन 78 सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। मीडिएशन करने से हम कहीं ना किसी नतीजे पे तो पहुंचेंगे ना, तो वो नतीजे के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 80 दैट इज सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। हाँ, तो जो भी मीडिएशन हम कर रहे हैं वो मीडिएशन करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है, सेटलमेंट करना। जो मैटर हो रहा है, जो डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। तो देखो, मीडिएशन करने के बाद अगर एग्रीमेंट रीच हो गया, एग्रीमेंट रीच होने का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट का रिजॉल्व हो जाना। तो अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गए हैं कुछ इश्यूज से रिलेटेड या सारे इश्यूज से रिलेटेड, द टर्म ऑफ एग्रीमेंट शेल बी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब उन्हें लिखना है काई में, राइटिंग में, दोनों पार्टी उन्हें साइन करेगी और एक सेटलमेंट की रिपोर्ट प्रिपेयर करके किसको दे दी जाएगी, कमीशन को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अगर कोई एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ, एग्रीमेंट रीच नहीं हुआ मतलब मीडिएशन से हमारा काम नहीं बना और मीडिएटर को या फिर मीडिएटर को ऐसा लग रहा है कि सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी कि भाई किसी भी सेटलमेंट पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और ये बात किसको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, कमीशन को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो सेक्शन नंबर 81 क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग द सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ द ऑर्डर। देखो, एग्रीमेंट हुआ हो या एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, दोनों ही केसेस में रिपोर्ट कहां पर जाएगी, रिपोर्ट तो जाएगी कमीशन के पास में। तो सेक्शन नंबर 81 क्या बोलता है कि अब कमीशन क्या करेगा, कमीशन विद इन द 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सेटलमेंट रिपोर्ट। सेटलमेंट की रिपोर्ट आने के बाद कमीशन के 7 दिनों के अंदर अंदर वो एक सूटेबल ऑर्डर पास करेगा। वेयर सेटलमेंट वाज इन पार्ट, रिकॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ पार्ट एंड कंटिन्यू टू हियर द अदर। मान लो 2 मैटर थे, तो 2 मैटर में से एक मैटर तो मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व हुआ और एक नहीं हुआ, तो जो रिजॉल्व हो गया उसके लिए एक ऑर्डर पास करेंगे कि भाई मीडिएशन से मैटर सेटल हो चुका है और क्या क्या रेमेडी हमने प्रोवाइड किए। जो एक मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है वो कहाँ जाएगा, अब 28, 42 या फिर 53 में। 28 में कब जाएगा, जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मैटर होगा। 42 में कब जाएगा, जब स्टेट कमीशन का होगा। और 53 में कब जाएगा, जब नेशनल कमीशन का होगा तब। वेयर डिस्प्यूट कुड नॉट बी सेटल्ड बाय मीडिएशन, अगर पूरा कुछ भी मामला सेटल नहीं हो पाया किससे, मीडिएशन से, तो फिर पूरा का पूरा मैटर ही कहाँ चल जाएगा, 28, 42 या फिर 53 के अंदर। तो सिंपल सी मीडिएशन के अंदर क्या बोला है, मीडिएशन के अंदर मीडिएटर मैटर को रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करने के बाद अगर मैटर रिजॉल्व हुआ तो रिजॉल्व करने की रिपोर्ट भेज दी जाएगी कमीशन के पास। मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ तो यह लिख करके भेजेंगे कि भाई मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया। सेक्शन नंबर 81 के अंदर कमीशन क्या कर रहा है, कमीशन वो एग्रीमेंट के ऑर्डर को रिसीव कर रहा है मीडिएशन सेल से आने के बाद और उसके बाद एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर रहा है कि हाँ भाई मीडिएशन हो गया तो ये रेमेडी दी, मीडिएशन नहीं हो पाया तो मैटर कहां पर ले जाया जाएगा, 28, 42 या फिर 53 के अंदर ले जाया जाएगा। सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 82 इज अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। यहां पर हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ जो कहां से चालू हुआ था, हमारा एक पोर्शन जो सेक्शन नंबर 74 से चालू हुआ था कहां पर खत्म हुआ, 81 के अंदर, जिसमें हमने किसके बारे में बात करी, मीडिएशन और मीडिएशन सेल के बारे में डिस्कशन किया। सेक्शन नंबर 82 से अब हमारा एक अलग डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है और सेक्शन नंबर 82 किस बात का है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी का। किस बारे में, सेक्शन नंबर 82 प्रोडक्ट लाइबिलिटी। देखो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी मींस लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर टू कंपनसेट द कंज्यूमर फॉर हार्म कॉज्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी इन अ सर्विस। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी मतलब मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कंज्यूमर को कुछ भी दिक्कत होती है
कंज्यूमर को कोई भी नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव था या आपकी सर्विस डेफिशिएंट थी, तो ऐसे केस में वो नुकसान भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैन्युफैक्चरर की, सर्विस प्रोवाइडर की और सेलर की। तो सर नुकसान का मतलब क्या, हार्म का मतलब क्या? तो देखो, हार्म का मतलब डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन प्रोडक्ट इटसेल्फ। जो आपने प्रोडक्ट दिया ना, उस प्रोडक्ट की वजह से मेरी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। मैं आपसे आपके यहां से माइक्रोवेव खरीद के लाया और वो माइक्रोवेव कैसा था? डिफेक्टिव था, उसमें आग लग गई और उसकी आग लगने की वजह से माइक्रोवेव तो खराब हुआ ही सही, उसके लिए तो मैं कंप्लेन फाइल करूंगा ही सही। मेरा किचन भी जल गया, तो जो किचन मेरा जला है तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर मैं वो जो किचन मेरा बर्न हुआ है उसका भी कंपनसेशन में क्लेम करूंगा और वो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ऐसा कहां लिखा है? सेक्शन 82 के प्रोडक्ट लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ, आपने मुझे कोई ऐसी दवाई दे दी जिस दवाई से जो मेरा इलाज होना था वो इलाज तो नहीं हुआ, दूसरी मेरी कोई सी समस्या मेरे अंदर जनरेट हो गई। मान लीजिए मुझे कोई फोड़े फुंसी हो रही थी, उसके लिए मैंने आपसे कोई दवाई ली, तो वो तो मेरा सही नहीं हुआ, ऊपर से मेरे बाल झड़ने लग गए। तो अगर मुझे कोई इलनेस, मेरी कोई डेथ हो जाए, मेरी कोई इंजरी हो जाए, तो उसका भी मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा। या फिर कोई मेंटली एगोनी या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाए आपके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से, अगर मैं पागल हो गया, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, तो ऐसे केसेस में भी मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा। या फिर लॉस ऑफ कंसोर्टियम, लॉस ऑफ ब्रेड अर्नर, जो परिवार में कमाता था उसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में मैं आपसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा। सिर्फ ध्यान ये रखना, प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कौन सी चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं? हार्म कॉज बाय प्रोडक्ट इटसेल्फ। प्रोडक्ट ही खराब निकला, उसकी कंप्लेंट प्रोडक्ट लाइबिलिटी में फाइल नहीं हो रही है। जैसे कि मोबाइल काम करना बंद कर दे, तो मोबाइल काम करना बंद कर दे तो उसकी कंप्लेंट प्रोडक्ट लाइबिलिटी में फाइल नहीं होगी। सर उसका कुछ नहीं होगा, अरे होगा ना, डीसी में कंप्लेंट फाइल करो, एससी में कंप्लेंट फाइल करो, एनसी में कंप्लेंट फाइल करो, वहां कंप्लेंट फाइल करना तो अलाउड है ना। मैं ये बोल रहा हूं प्रोडक्ट लाइबिलिटी में सिर्फ वो कंप्लेंट फाइल होगी जहां प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई दूसरा नुकसान हुआ, तो उसकी आप यहां पर क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपका कोई इकोनॉमिक लॉस को अपॉर्चुनिटी लॉस के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई अपॉर्चुनिटी लॉस आपका होता है, अपॉर्चुनिटी लॉस का मतलब क्या? कोई फायदा हो सकता था, वो फायदा नहीं हुआ, तो अपॉर्चुनिटी लॉस को यहां पर इंक्लूड नहीं करते। या फिर ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशन, अगर वारंटी कंडीशन ब्रीच हो गई है तो ऐसे केस में भी आपको प्रोडक्ट लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, अरे मिक्सर खरीद के लाए थे तो क्यों लाए थे? सब्जी फल इन सबको पीसने के लिए लाए थे ना, पत्थर क्यों भरे उसके अंदर? अगर उसके अंदर पत्थर भरोगे तो आपको भी डैमेज होगा, प्रोडक्ट को भी डैमेज होगा और अगर प्रॉपर्टी को भी डैमेज होगा। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन वगैरह फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान आपको झेलना ही पड़ेगा। सेक्शन नंबर 82 में तो अपन ने सिर्फ जनरल बात करी कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी होती क्या है और प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लेम आपको कब मिलता है। सेक्शन नंबर 83 है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक्शन। प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी है 84 में, सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी है 85 में और सेलर के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी है 86 के अंदर, अगर कोई भी नुकसान आपको उसके डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर डिफिशिएंट सर्विस की वजह से होता है। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला सेक्शन नंबर 84 प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेन कब फाइल करेंगे? तो सेक्शन नंबर 84 लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की क्या लाइबिलिटी है? तो देखो, मैन्युफैक्चरर कब लाइबल होगा? मैन्युफैक्चरर इज लाइबल इफ प्रोडक्ट हैज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जैसे ड्यू टू पुअर वेल्डिंग कुकर गॉट बस्ट, मान लीजिए कुकर था और कुकर चलते चलते बिल्कुल एकदम से फूट गया बम से, तो इसमें गलती किसकी है भाई? मैन्युफैक्चरर की कुछ गलती रह गई होगी। या फिर मान लीजिए मैंने कोई टीन शेड बनवाया और वो टीन शेड में प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हुई और वो टीन शेड मेरे ऊपर गिर गया, मेरा सर फूट गया, तो कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल करेंगे? जिसने उसे बनाया, मतलब मैन्युफैक्चरर के खिलाफ। या फिर डिजाइन का डिफेक्ट, जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा उसमें कोई डिजाइनिंग का डिफेक्ट था, जैसे कि पेट्रोल टैंक बिल्कुल किसके पास में था? इंजन के पास में, कि जैसे ही पेट्रोल टैंक में कुछ दिक्कत हो तो इंजन फूट जाए। अरे कैसी डिजाइन बनाई है भाई? पेट्रोल टैंक और इंजन तो बिल्कुल दूर दूर होना चाहिए ना, ताकि अगर कुछ गलती हो पेट्रोल टैंक में तो भी वो इंजन तक ना पहुंचे, पर आपने तो दोनों पास पास में लगा दिया, तो डिजाइन का डिफेक्ट था। तो इसमें कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल होगी? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ फाइल होगी। डिविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन, आपने जो लिखा उससे आप डिविएट कर गए, आपने बोला कि ये जो सामान है ये सामान 100% वेजिटेरियन है, जो खाने का सामान है वो 100% वेजिटेरियन है, पर बाद में पता चला कि उसके अंदर तो एनिमल फैट था, तो गलती किसकी? मैन्युफैक्चरर की, जिसने वो सामान बनाया उसकी।
डिविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन, डज नॉट कंफर्म टू द एक्सप्रेस वारंटी। आपने बोला कि हमारे यहां से फ्रिज खरीद लो, हमारे यहां से फ्रिज खरीदोगे और उसमें जो बर्फ जमाओगे वो 6 घंटे तक पिघलेगा नहीं। क्या बोला हमने कि हमारे यहां से जो फ्रिज खरीदोगे उसमें जो बर्फ जमाओगे वो बर्फ 24 घंटे तक नहीं पिघलेगा। कितने समय तक नहीं पिघलेगा? 24 घंटे तक। जबकि वो कब पिघल गया? 6 घंटे बाद ही पिघल गया। तो आपने जो एक्सप्रेस वारंटी दी वो एक्सप्रेस वारंटी कंफर्म नहीं हुई, तो कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल होगी? कंप्लेन फाइल होगी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ। या फिर आप कोई इंस्ट्रक्शन देना भूल गए, आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। आप दवाई बनाते हैं और आपने ये हमें क्यों नहीं बताया कि ये दवाई हमें खाली पेट लेनी है? मैंने तो भरपेट खाना खाया उसके बाद ली, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं था, जिसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हुआ और मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो गलती किसकी है? गलती है मैन्युफैक्चरर की। क्या बात समझ में आई? Even if manufacturer prove that he was not negligent or fraudulent, he shall be liable। आप ये प्रूव भी कर दोगे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कोई फ्रॉड का इंटेंशन नहीं किया था, तो भी आपको लाइबल माना जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 84 के अंदर, लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेन कब फाइल करेंगे, तो ध्यान रखना ये वो केसेस है जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेन फाइल की जाएगी। देन कम सेक्शन नंबर 85, सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कंप्लेन फाइल कब कर सकते हैं सर? सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर उसने जो सर्विस दी है वो सर्विस कैसी है? डेफिशिएंट है या फिर इनएडिक्वेट थी। जैसे कि आपने एक एसी खरीदा, तो एसी बनाने वाले ने तो मैन्युफैक्चरर ने तो बिल्कुल बराबर बनाया, ये जब एसी यहां पर इंस्टॉल करने आया ना तो इसने इंस्टॉल प्रॉपरली नहीं की, एक नट नहीं लगाया, जिसकी वजह से एसी मेरे ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से एसी, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था, इसमें तो वो जो एसी इंस्टॉल करने वाला आदमी आया था ना उसकी गलती थी। तो कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल करेंगे? सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ फाइल करेंगे। अ सर्विस प्रोवाइडर इज लाइबल इफ द सर्विस इज डेफिशिएंट और इनएडिक्वेट इन द क्वालिटी। देयर इज अ एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन और अ नेग्लिजेंस। आपने सर्विस देते वक्त क्या किया? लापरवाही दिखाई। अरे मैं मेरी कार सर्विस करवाने के लिए सेंटर पे गया, सर्विस सेंटर पे गया, मैंने वहां पर कार दे दी मेरी, मैंने बोला कि इसमें जो भी समस्या उसको क्या कर दो, तुम लोग सही कर दो, इसको बराबर चेक कर लो, मैं कल आता हूं कार लेकर के जाऊंगा। तो दुकानदार ने बोला कि ठीक है हम कल तक इसको देख लेंगे। अगले दिन मैं कार लेकर के आया और कार के ब्रेक फेल हो गए, तो भाई गलती किसकी? सर्विस वाले की। अरे तुमको कार काहे के लिए दी थी? कि पूरी इसको चेक करो। ब्रेक फेल कैसे रह गया उसके अंदर? जब तुम्हारा काम ही था कार की सर्विस करना, तो तुमने प्रॉपर तरीके से सर्विस क्यों नहीं की? तो कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल होगी? सर्विस देने वाले के ऊपर, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। या फिर फेलियर टू इशू द एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन और वार्निंग। आप कोई एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन या वार्निंग देना भूल गए, जैसे कि गीजर रिपेयर डिड नॉट इन्फॉर्म दैट इट शुड बी यूज्ड इन वेंटिलेशन। जिस पर्सन ने गीजर को रिपेयर किया उसने ये नहीं बताया कि जब भी आप गीजर यूज करें तो वहां पर वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब हवा पास होनी चाहिए। कंज्यूमर ने उसे क्लोज बाथरूम में यूज कर लिया, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और मौत हो गई उस इंसान की। तो गलती किसकी है भाई? गलती है सर्विस प्रोवाइडर की। क्यों? क्योंकि उसने एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन या एडिक्वेट वार्निंग नहीं दी। अगर वो दे देता तो फिर कंज्यूमर की गलती, अगर नहीं दी तो फिर किसकी गलती? सर्विस प्रोवाइडर की। डज नॉट कंफर्म टू द एक्सप्रेस वारंटी, प्रोमिसेस 6 मंथ वारंटी ऑन स्पीकर रिपेयर, स्पीकर स्टॉप वर्किंग इन 2 मंथ। मेरे मोबाइल का एक स्पीकर खराब हुआ, मैं दुकानदार के पास ले गया, उसने बोला कि ये स्पीकर मैं सही कर देता हूं, 6 महीने तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर 2 महीने बाद ही वापस खराब हो गया, तो किसकी गलती? सर्विस प्रोवाइडर की। देखो स्पीकर खराब हुआ तो वो तो हम सही करवाएंगे सही, उसकी वजह से अगर मुझे कोई हार्म हुआ है दूसरा, तो हार्म भी मैं रिकवर कर सकता हूं अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ठीक है। देन कम सेक्शन नंबर 86, लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेलर। प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट में कब कंप्लेन फाइल की जा सकती है? तो देखो, प्रोडक्ट सेलर शेल बी लाइबल इफ ही हैज एक्सरसाइज सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द डिजाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, लेबलिंग दैट कॉज द हार्म। प्रोडक्ट सेलर के खिलाफ अगर कंप्लेन फाइल करेंगे जब उसने प्रोडक्ट का डिजाइन, टेस्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उसका सब्सटेंशियल कंट्रोल था और उसने उसे चेंज कर दिया। जैसे कि कुकर के ऊपर जो एक सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ होता है, जब पिजन नाम की एक कंपनी है, ठीक है, ये पिजन नाम की कंपनी कुकर बनाती है, तो इस कंपनी ने जब कुकर बना करके दिया तो उस कुकर में कोई डिफेक्ट नहीं था, उन्होंने तो बिल्कुल बराबर दिया। वो जो ऊपर सीटी जिसको हम बोलते हैं, जो वॉल्व होता है, वो वॉल्व बढ़िया क्वालिटी का था। पर जब इंदौर के एक ट्रेडर ने उसे खरीदा ना, तो उसने क्या कर दिया, वो जो सेफ्टी वॉल्व कंपनी ने लगा करके दिया था, वो सेफ्टी वॉल्व हटा दिया और उसकी जगह कोई लोकल कंपनी का सेफ्टी वॉल्व लगा दिया, जिसकी वजह से वो कुकर एक्सप्लोड कर गया, फट गया। अब नुकसान होगा तो नुकसान किससे वसूला जाएगा? ट्रेडर से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर की कोई गलती नहीं। या फिर
उसने क्या कर दिया है, जो ट्रेडर था, जो सेलर था, उसने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। सेलर मॉडिफाइज अ बाइक बाय फिटिंग बिगर साइलेंसर बिफोर सेलिंग। सेलर ने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने तो बढ़िया वाला साइलेंसर लगा के दिया गाड़ी में, सेलर ने उसे बेचने से पहले उससे बदल दिया। जैसे बुलेट कंपनी, अगर बुलेट कंपनी जब अपनी गाड़ियां बेचती है तो वो तो स्टैंडर्ड साइलेंसर यूज करते हैं उसके अंदर, जिसमें ना ज्यादा आवाज होती है ना ज्यादा वो शोर मचाता है। पर जब सेलर उसे बेच रहा है तो सेलर ने बेचते वक्त साइलेंसर बदल दिया, तो वो साइलेंसर फूट गया, साइलेंसर से कोई नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई किससे की जाएगी, ट्रेडर से की जाएगी। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का कोई डिफेक्ट उसके अंदर था ही नहीं। मेड एन एक्सप्रेस वारंटी अदर देन मैन्युफैक्चरर विच फेल्ड। सेलर प्रोमिसेस 2 year वारंटी ऑन बैटरी इंडिपेंडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर 1 year। एक बैटरी बनाई, वो बैटरी के ऊपर कंपनी वारंटी दे रही है, कंपनी मतलब कौन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वारंटी दे रही है कितनी, 1 साल। सेलर अपनी दुकान से बेचते वक्त बोल रहा है कि मैं तुमको वारंटी दे रहा हूं कितनी, 3 साल की। मतलब जो 1 साल मैन्युफैक्चरर दे रहा है वो तो दे ही रहा है, 2 साल की अलग से दे रहा है। तो ये जो 2 साल की अलग से आप वारंटी दे रहे हो, इस वारंटी के पीरियड में अगर कुछ भी हो गया तो अब नुकसान भी किसको बियर करना पड़ेगा, आप ही को बियर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेलर को बियर करना पड़ेगा। या फिर मैन्युफैक्चरर इज अनट्रेसेबल और नॉट सब्जेक्ट टू इंडियन लॉ। जो मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर मिल ही नहीं रहा, जो मैन्युफैक्चरर है वो मिल ही नहीं रहा। तो अब ऐसे केसेस में किसकी गलती है भाई, जो सामान बेच रहा है वो। जैसे मान लीजिए आप कोई चाइना से टॉय मंगवा रहे हैं, तो अब चाइना से जो टॉय मंगवा रहे हैं उसमें कुछ खराबी अगर निकलती है तो हम चाइना वाले पर्सन को पकड़ने नहीं जाएंगे, जिसने वो सामान बेचा है ना उसको पकड़ेंगे। प्रोडक्ट लायबिलिटी किसके अगेंस्ट में एक्सरसाइज करेंगे, जिसने उसे सेल किया है उसको। तो मैन्युफैक्चरर या तो अनट्रेसेबल है, वो घूम गया, वो छुप गया है, वो मिल नहीं रहा है, या फिर उसके ऊपर इंडियन लॉ नहीं लगते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर किसको पकड़ लेंगे, प्रोडक्ट सेलर को पकड़ लेंगे। फेल्ड टू एक्सरसाइज द रीजनेबल केयर इन इंस्पेक्शन असेंबली और वार्निंग। सेलर असेंबल अ सीपीयू बट डज नॉट टाइटन द फैन प्रॉपरली। मैंने एक सीपीयू खरीदा, सीपीयू को असेंबल किसने किया, सेलर ने। उसने सारा सामान खरीदा अलग अलग लोगों से और बाद में मुझे असेंबल करके दिया, पर वो जो पंखा लगता है सीपीयू के अंदर उसको प्रॉपरली टाइट नहीं किया, घर पे लाया और सीपीयू का पंखा जो था वो अंदर गिर गया और सीपीयू फूट गया, मेरी स्क्रीन भी खराब हो गई। तो नुकसान किससे वसूलेंगे अब भाई, किसके वसूलेंगे, जिसकी गलती थी उससे। गलती किसकी थी, गलती निकली सर उसकी, प्रोडक्ट सेलर की। सेक्शन नंबर 87 एक्सेप्शन टू द प्रोडक्ट लाइबिलिटी। कब प्रोडक्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट इफ एट द टाइम ऑफ हार्म प्रोडक्ट वॉज मिसयूज्ड, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। प्रोडक्ट यूज करने के समय प्रोडक्ट को अगर आपने ऑल्टर कर दिया, प्रोडक्ट को आपने मिसयूज कर दिया, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक्शन नहीं होगा। जैसे कंज्यूमर पुट स्टोन इन द ग्राइंडर एंड इट ब्रेक एंड कॉजेज द हार्म। अरे भाई तुम मिक्सर खरीद के लाए थे, क्यों मिक्सर क्यों खरीद के लाए थे, क्योंकि उससे सब्जी पीसनी थी हमें, बराबर, कोई फल काटने थे हमें, जूस बनाना था हमें, तो वो करो ना। अरे पत्थर क्यों भर रहे हो उसके अंदर, उसके अंदर पत्थर भरोगे तो खराब तो होगा ही सही ना। तो अगर आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ऑल्टर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट लाइबिलिटी आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट वार्निंग कॉजेज हार्म प्रोडक्ट manufacturer not liable if product purchased by employer and warning given to them but later product used by employee without following the machine। क्या हुआ, जब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बेचा तो मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट किसको बेचा, कंपनी को, मतलब एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर को उसने पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि किस तरीके से मशीन को यूज करनी है। बाद में जब मशीन को एम्प्लॉय ने यूज करा तो एम्प्लॉयर ने इंस्ट्रक्शन पास ऑन नहीं किए किसको, एम्प्लॉय को। तो अब इसमें किसी की गलती नहीं भाई, गलती एम्प्लॉयर की, कोई कंप्लेन फाइल यहां पर नहीं होगी। या फिर आपने प्रोडक्ट बेचा कैसा, एज अ कंपोनेंट, और हार्म किससे निकला, एंड प्रोडक्ट से, तो भाई किसी भी गलती नहीं। मैंने तो टायर बेचा, मैं टायर बेचने वाली कंपनी हूं, टायर यूज किसने किया, कार कंपनी ने, और नुकसान किससे हुआ, कार से, तो मेरी क्या गलती, मैंने तो टायर बेचा। टायर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो मेरे पास आना, अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उसमें नहीं है, एंड प्रोडक्ट से नुकसान हुआ है, तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, यहां से भाग जाना, बराबर बात। ये सेक्शन नंबर 87 के अंदर लिखा हुआ है। meant to be used under expert guidance, warning given to them। हमने बोला कि जो प्रोडक्ट आप ये लेके जा रहे हो ना, ये प्रोडक्ट हमें एक्सपर्ट के गाइडेंस में यूज करना है, इसके अलावा कभी यूज मत करना। मशीन ऐसी थी जिसे डॉक्टर यूज कर सकता है सिर्फ, हमने लिखा भी था उसको और बोला भी था हमने कि डॉक्टर यूज करेगा, बाद में मशीन किसने यूज कर ली, नर्स ने, तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक्शन नहीं लाया जा सकता। यूज्ड अंडर एल्कोहल और अनप्रिस्क्राइब ड्रग, लो भाई नशा वशा करके अगर तुम कोई प्रोडक्ट चला रहे हो, प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक्शन नहीं लाया जा सकता। अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शेल नॉट बी लाइबल फॉर फेलियर टू इंस्ट्रक्ट और वार्न अबाउट द डेंजर विच इज ऑब्वियस और कॉमनली नोन।
अगर मैन्युफैक्चरर, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर ने कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन पास नहीं किया जो तो बिल्कुल ऑब्वियस था यार, ऐसा डेंजर जो बिल्कुल ऑब्वियस था। अगर मैं तुमको चाकू बेच रहा हूं तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि चाकू से हाथ कट जाता है, कटेगा ही सही ना। मैं तुम्हें गीजर बेच रहा हूं तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गर्म पानी में हाथ डालोगे तो उंगलियां जल जाएगी। अरे उंगलियां तुम पूरे जल जाओगे, और ये बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं। ये बात मैंने नहीं बोली और तुम जल भी गए ना तो भी मेरे खिलाफ प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक्शन नहीं ला सकते। और रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि डेंजर बिल्कुल ऑब्वियस था, डेंजर बिल्कुल कॉमनली नोन था। क्या बात समझ में आई? आ गई। तो यहां पर हमने खत्म किया कौन सा वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 82 से लेकर के सेक्शन नंबर 87। पूरे किस बारे में बात करी? हमने बात करी प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में। एग्जाम में तो हालांकि आज तक पूछा नहीं है, पर पूछ कभी भी सकते हैं बेटा, ध्यान रखना अपन ने पूरा पढ़ा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर के अंदर कुछ बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं। सेक्शन नंबर 88, पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। याद करो वो दिन जहां पर हमने सेक्शन नंबर 10 से लेकर के सेक्शन नंबर 24 पढ़ा था, जहां हमने सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, और जिसे कभी कभी सीए, सेंट्रल अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, इनके ऑर्डर को अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ क्या लगाई जा सकती है? पेनल्टी लगाई जा सकती है। Whoever fails to comply with the direction of central authority एज ए कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 20 में उनके पास पावर था गुड्स को रिकॉल करने का या फिर कोई डायरेक्शन इशू करने का, और अगर आप इनकी बात नहीं मानते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। आपको जेल भेज सकते हैं 6 महीने के लिए, आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं 20 लाख रुपए का, या फिर दोनों। सेक्शन 89, अगर आप कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू करते हैं तो ऐसे केसेस में, फर्स्ट ऑफेंस के केस में आपको जेल भेज सकते हैं कितना? 2 साल। आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं कितना? 10 साल। पर अगर गलती आप एक से ज्यादा बार करते हो तो जेल भेजेंगे आपको कितना? 5 सालों तक, और फाइन आपके ऊपर लगा सकते हैं कितना? 50 लाख तक का। तो अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कोई भी इशू करता है तो फर्स्ट ऑफेंस के केस में 2 साल और 10 लाख, सब्सिक्वेंट के केस में 5 साल और 50 लाख। सेक्शन नंबर 90, पनिशमेंट फॉर द अडल्टरेटेड प्रोडक्ट। अडल्टरेटेड मतलब मिलावट वाला खाना या मिलावट वाला कोई सा भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी? आपने अगर मिलावट वाला खाना बेचा जिससे किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जैसे कि आपने दूध में पानी मिला करके बेच दिया, तो क्या किसी को कोई नुकसान हुआ होगा क्या? नहीं, पर प्रोडक्ट तो फिर भी गलत बेचा ना, तो कम सजा लगेगी। कितने समय तक जेल जाओगे? मात्र 6 महीने तक, और फाइन कितना लगेगा? 1 लाख। आपने जो प्रोडक्ट बेचा उसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई, जो मिलावट वाले प्रोडक्ट बेचा उसकी वजह से मुझे इंजरी हुई, पर इंजरी कोई सीरियस नहीं थी। इंजरी तो हुई मुझे, पर इंजरी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नेचर की नहीं थी, तो भाई कितना? 1 साल तक जेल जाना पड़ेगा, और फाइन कितना लगेगा? 3 लाख रुपए तक। आपके मिलावट वाले प्रोडक्ट की वजह से मुझे इंजरी हुई, और इंजरी भी कैसी थी? सीरियस या फिर ग्रीवियस नेचर की, तो ऐसे केस में आपको जेल जाना पड़ेगा कितना? 7 सालों तक। फाइन देना पड़ेगा कितना? 5 लाख तक। इंजरी, और इंजरी भी कैसी? सीरियस या फिर ग्रीवियस। डेथ, लो भाई आपके मिलावट वाले प्रोडक्ट की वजह से सामने वाले की डेथ ही हो गई, तो ध्यान रखना अभी तक वर्ड अप टू चला आ रहा था, अब कितना है? मिनिमम 7 साल की सजा, और शायद तक लाइफ इंप्रिजनमेंट भी आपको हो जाए। और फाइन के केस में मिनिमम फाइन 10 लाख रुपए का लगेगा, और मैक्सिमम तो कितना भी लगाया जा सकता है। बात समझ में आई? तो अगर मिलावट वाला खाना वाना बेच रहे हो तो देख लेना, कोई इंजरी नहीं हुई तो 6 महीने 1 लाख, इंजरी हुई पर सीरियस नहीं थी तो 1 साल और 3 लाख, इंजरी सीरियस भी थी तो 7 साल और 5 लाख, 7 साल और 5 लाख, और अगर डेथ ही हो गई तो 7 साल मिनिमम, और मिनिमम 10 लाख रुपए का फाइन। अगर आपने कोई ग्रीवियस इंजरी करी है या फिर कोई डेथ की है तो उन ऑफेंस को क्या माना जाता है? कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या है? बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लेंगे और बेल भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। तो ये जो नेचर के ऑफेंसेस हैं, ये जो दोनों आखिरी वाले, इन दोनों आखिरी वाले में आपको बिना अरेस्ट वारंट के बिना अरेस्ट वारंट के आपको क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं, और आपको बेल भी नहीं मिलेगी। फिर अगर कन्विक्शन होता है, ये इसके अंदर आपको कन्विक्ट किया जाता है, ये जो सजा वजा आपको दी जाती है, तो अगर आपने फर्स्ट ऑफेंस किया है तो आपके लाइसेंस को सिर्फ 2 साल तक सस्पेंड करेंगे, पर अगर आपने सेकेंड टाइम ऑफेंस किया या बार बार ऑफेंस किया तो ऐसे केस में आपके लाइसेंस को कैंसिल ही कर देंगे, ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 91, पनिशमेंट फॉर द स्प्यूरियस और फेक गुड। अगर आप कोई फेक गुड, डुप्लीकेट गुड बेचते हैं तो ऐसे केस में सेक्शन 91 आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। पेनल्टी वही वाली है जो सेक्शन 90 में लिखी हुई है, यही वाली।
एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, हमें यह पता करना है कि स्प्यूरियस क्या होता है। 90 कब अप्लीकेबल होगा, जब अडल्टरेटेड मतलब मिलावट वाला खाना वाना या मिलावट वाला प्रोडक्ट बेचेंगे तब, और 91 कब लगेगा, जब आप फेक या फिर डुप्लीकेट गुड बेचते हैं तब। मिस्टर एक्स इंपोर्ट सॉफ्ट ड्रिंक एंड डेलिबरेटली लेबल देम एज अ फेमस ब्रांड लाइक कोको कोला। आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक इंपोर्ट करी किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे ब्रांड की, और उसके ऊपर कौन सा टैग लगा दिया, कोको कोला का, तो एक्चुअली में मानेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, फेक या डुप्लीकेट गुड बेच रहे हैं, और पेनल्टी फिर वही वाली आपके ऊपर जो 90 में लगी है वो वाली एप्लीकेबल होगी। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो इस एक्ट के अंदर जो कोर्ट बनी है उन कोर्ट के अलावा कोई दूसरी कोर्ट इस मैटर को अपने हाथ में नहीं ले सकता। सेक्शन नंबर 93, सेक्शन नंबर 93 है वेक्सेटियस सर्च का। वेक्सेटियस सर्च का मतलब क्या होता है, जब डायरेक्टर जनरल या किसी ऑफिसर को, जिसको पावर दिया है सेक्शन 22 में, उनको पता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं सर्च करने के किसी प्रीमाइस को, पर फिर भी अगर वो सर्च करते हैं तो ऐसे केस में उनके ऊपर इंप्रिजनमेंट 1 साल तक का, फाइन 10,000 तक का, या फिर दोनों। ध्यान रखना, इसके बारे में हमने बात सेक्शन नंबर 22 के अंदर ऑलरेडी की हुई है, तो पहले भी मैंने वहां पर भी पढ़ाया था और मैंने इसको वापस से भी लिख दिया है, 2 बार पढ़ लो, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। सेक्शन नंबर 98, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन द गुड फेथ। सेक्शन नंबर 98, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन द गुड फेथ। इस एक्ट के अंदर अगर कोई प्रेसिडेंट, कोई मेंबर, किसी भी कमीशन का कोई मेंबर कोई ऑर्डर पास करता है और वो ऑर्डर उसने गुड फेथ में इस एक्ट के अंदर अपना काम करते हुए किया है, तो आप उसके खिलाफ कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। नो सूट शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द मेंबर इफ सच पर्सन डज एनी एक्ट ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ व्हाइल कैरिंग आउट देयर ऑफिशियल ड्यूटी। अपना काम कर रहे थे बेचारे, उनके खिलाफ क्या पीछे पड़ना। सेक्शन नंबर 100, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ। सेक्शन नंबर 100 क्या बोलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसी दूसरे एक्ट को ओवरराइड नहीं करता है, किसी दूसरे लॉ को कैंसिल नहीं करता है, रादर ये तो उसके साथ मिलकर के काम करता है। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है और उस गलत के खिलाफ आप कंप्लेन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फाइल कर सकते हो, तो वहां तो कर ही देना, यहां भी कर दो। अगर आप कोई कंप्लेन बीएनएस में फाइल करना चाहते हो तो वहां तो कर ही देना, यहां भी कर दो। तो ये एक्ट दूसरे एक्ट के साथ में चलता है, दूसरे एक्ट को मारता नहीं है। इफ अ पर्सन इशू कैन बी हैंडल्ड अंडर दिस एक्ट एंड सम अदर लॉ ही कैन यूज ईदर और बोथ। वो या तो ये यूज कर सकता है या वो यूज कर सकता है, वह दोनों यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट तो एडिशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है, ये किसी दूसरे एक्ट को खाता नहीं है। देन कम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है भाई? ई कॉमर्स मतलब जब आप कुछ सामान खरीदते हैं या बेचते हैं और किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू जब सामान आप बेचते हैं, डिजिटल नेटवर्क के थ्रू जब आप सामान बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बेचते हैं। मतलब इंटरनेट के थ्रू सामान बेचना या फिर खरीदना, जो आज की तारीख में आप और मैं लगभग सब लोग करते हैं यार। तो देखो, जैसे ऑफलाइन हम कुछ सामान खरीद के लाए तो वहां तो बहुत आसानी से हम ये वाले रूल्स जो अप्लीकेबल करवा देंगे, जो एक्ट हमने पढ़ा ये वाला लग जाएगा। पर ई कॉमर्स क्या, जहां पर हम सेलर को जानते नहीं है, जहां पर सेलर बायर को जानता नहीं है, तो कैसे हो गई सारी चीजें? तो गवर्नमेंट ने बोला कि रुको भाई, हम लोग हैं ना, हम बताते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 लॉन्च किए। ये ई कॉमर्स रूल किनके ऊपर लगते हैं? ये ई कॉमर्स रूल रखते हैं सारी ई कॉमर्स एंटिटीज के ऊपर। सारी ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो भी सामान बेच रही है एंटिटीज, उन सभी एंटिटी के ऊपर ये वाले रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आपका मॉडल कोई सा भी हो, आप मार्केट प्लेस मॉडल में काम करते हो या आप इन्वेंट्री मॉडल में काम करते हो, दोनों के ऊपर ही ई कॉमर्स एंटिटी रूल जो नए गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। सर ये ई कॉमर्स रूल, ये मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है? तो देखो, मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट बायर विद सेलर लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। मतलब एक से प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें जो सिर्फ बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो अपना सामान नहीं बेचते हैं। जैसे आप जब अमेजन से सामान खरीदेंगे तो एक कोई सेलर होगा जो आपको सामान बेच रहा है। अमेजन का काम क्या है? सिर्फ वो वहां पर अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो आपको फैसिलिटेट करने में मदद कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस मॉडल। और एक होता है इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल मतलब वो जहां पर एंटिटी सामान को पहले खुद खरीद लेती है और फिर बाद में कंज्यूमर को बेचती है। जैसे कि क्रोमा हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं क्रोमा से कोई आईफोन परचेज करता हूं तो वो आईफोन में क्रोमा से ही परचेज कर रहा हूं, कोई पीछे दूसरा सेलर नहीं है। क्यों? कि क्रोमा ने सेलर से ऑलरेडी खरीद लिया है, मैन्युफैक्चरर से, अब वो क्रोमा की प्रॉपर्टी है और क्रोमा मुझे बेच रहा है। तो दोनों ही मॉडल हो, आपका मार्केट प्लेस मॉडल हो या इन्वेंट्री मॉडल हो, दोनों ही मॉडल के केसेस में
ई कॉमर्स रूल जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं 2020 वाले वो एप्लीकेबल होंगे सारी ई कॉमर्स एंटिटी के ऊपर। वैसे ई कॉमर्स एंटिटी के ड्यूटी क्या क्या है? व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ द ई कॉमर्स एंटिटी? ई कॉमर्स एंटिटी मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स और ऑपरेट अ प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ओन या फिर ऑपरेट करने वाली हर एंटिटी को ई कॉमर्स एंटिटी कहते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका सबसे पहला काम तो ये है कि एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करे। नोडल ऑफिसर इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, जिसका काम क्या है? टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, इन रूल को कंप्लाई करने के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाओ। साथ ही साथ आप क्या क्या चीजें आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी? आपका नाम क्या है, आपके प्रिंसिपल ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, आपकी कितनी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट की डिटेल, आपकी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर किसके? कस्टमर केयर के और ग्रीवियंस ऑफिसर के, ताकि जब भी कोई ई कॉमर्स के थ्रू सामान खरीदे तो उसे पता हो कि फोन किसको लगाना है। साथ ही साथ ऐसा बोला गया है कि ई कॉमर्स एंटिटी को कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करना है। उन्हें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब क्या? कि अगर कंज्यूमर को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो परेशानी को रिजॉल्व करने का, उस परेशानी को सही करने का तरीका क्या है, आपके यहाँ पे सिस्टम कैसा है। जिस सिस्टम के अंदर एक ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, जिसका काम ही क्या होता है? कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। साथ ही साथ मेक श्योर कि अगर कंज्यूमर कोई भी कंप्लेन फाइल करता है तो उस कंप्लेन को आप कितने समय में एक्नॉलेज कर लें? 48 आवर्स, 48 घंटों के अंदर अंदर आप एक्नॉलेज करके कंज्यूमर को ये बता दे कि हाँ, आपकी कंप्लेन हमारे पास में आ चुकी है। आपने देखा भी होगा जब आप कोई प्रोडक्ट नायका से, अमेजन से, मिंत्रा से परचेज करते हैं और उन्हें कोई कंप्लेन फाइल करते हैं, तो वो कंप्लेन की एक्नॉलेजमेंट आपको भेजते हैं 48 आवर्स के अंदर अंदर। एक ऐसा ईमेल आता होगा, दिस इज एन ऑटो जनरेटेड ईमेल दैट वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेन। ऐसा ईमेल आता है ना, वो ईमेल इसीलिए आता है, क्यों? क्योंकि वो हमारी कंप्लेन को एक्नॉलेज करना है कितने समय के अंदर? 48 आवर्स के अंदर अंदर। और साथ ही साथ सिर्फ कंप्लेन एक्नॉलेज करने से काम नहीं चलेगा, उस कंप्लेन को रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। और रिजॉल्व कितने समय के अंदर अंदर करना है? 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस कंप्लेन को रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। अगर गुड्स आपने कहीं से इंपोर्ट किए हैं तो जिस कंट्री से इंपोर्ट किए हैं उस कंट्री का नाम, जिस इंपोर्टर से इंपोर्ट किए हैं उस इंपोर्टर का नाम, और उसके बारे में और भी दूसरी काफी सारी डिटेल्स आपको लगानी पड़ेगी। आपको कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लगाना है कंज्यूमर के ऊपर तब तक जब तक कंज्यूमर यूनिलेटरली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ना कर दे। अगर दोनों पार्टी मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही है तो फिर कैंसिलेशन चार्ज लगाने से मतलब नहीं। मैंने एक ई कॉमर्स एंटिटी से वादा किया कि मैं आपसे सामान खरीदूंगा, ई कॉमर्स एंटिटी ने बाद में बोला कि मैं सामान बेचूंगा। अब दोनों ने ही बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं खरीदना और इसने बोल दिया मुझे नहीं बेचना। जब दोनों की ही गलती है तो फिर कैंसिलेशन चार्ज लगाने से कोई मतलब नहीं। कैंसिलेशन चार्ज आप तभी लगा सकते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो? यूनिलेटरली कैंसिल, मतलब एक पार्टी की साइड से कैंसिल होता है तब। साथ ही साथ आपको प्राइस ऑफ द गुड्स को क्या नहीं करना है? मैनिपुलेट नहीं करना है। ये कुछ बेसिक सी ड्यूटीज थी किसकी? ई कॉमर्स एंटिटी की, जो हर ई कॉमर्स एंटिटी को फॉलो करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज ऑफ मार्केट प्लेस ई कॉमर्स। ये जो मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी थी ना, मार्केट प्लेस मतलब कौन सी? जो सिर्फ बायर और सेलर को कनेक्ट करती है, मतलब अपना सामान नहीं बेचती, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करे। कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सेलर की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करो। तो जब आप अमेजन से सामान खरीदते होंगे तो वहां पर दिखता होगा ना सेलर की डिटेल, की सेलर आगरा का है, सेलर नोएडा का है, कहाँ का है, सेलर की कंप्लीट डिटेल आती है। डिस्प्ले द सेलर डिटेल्स लाइक द नेम, एड्रेस, कस्टमर केयर। और ये भी इंश्योर करो कि सेलर जो आपको डिटेल दे रहा है वो सेलर ने आपको कौन सी डिटेल दी हो, एक्यूरेट, उसको चेक कर लेना एक बार। प्रोवाइड द कंप्लेंट ट्रैकिंग, रिफंड एंड रिटर्न डिटेल्स। आप भले ही क्या कर रहे हैं, आप अमेजन है, पर आपको ये मैनर तो बताना पड़ेगा ना कि किस तरीके से कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकता है। आपके यहाँ पर जब कोई प्रोडक्ट सर्च किया जाता है तो कौन सा प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पे आता है? मैंने ऐसा सर्च किया कि 15,000 रुपए तक का मोबाइल दिखाओ, तो अमेजन पे सबसे पहले ओप्पो कंपनी का फोन ही क्यों आया? बताओ। उसके पीछे कुछ रीजंस होने चाहिए आपके कि आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को ऊपर की रैंकिंग या नीचे की रैंकिंग क्यों दे रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। सेलर के रिकॉर्ड मेंटेन करो, उन सेलर के रिकॉर्ड मेंटेन करो जिन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का वायलेशन किया हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का वायलेशन मतलब क्या? जिन्होंने पहले कभी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट का वायलेशन किया हो ना, उनकी एक लिस्ट भी मेंटेन करके आपको रखनी पड़ेगी। और सेक्शन नंबर 79 ऑफ द IT एक्ट 2000 JIGL के अंदर आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि सेक्शन 79 इंटरमीडियरी की जो लाइबिलिटीज होती है वो इंटरमीडियरी की लाइबिलिटीज वाले सेक्शन को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जैसे हमने किसकी ड्यूटी पढ़ी? मार्केट प्लेस ई कॉमर्स की। अब हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी की क्या क्या ड्यूटीज या लाइबिलिटीज होती है। तो भाई ये वो एंटिटीज होती है जो डायरेक्टली गुड्स को ओन करती है और फिर सेल करती है। बस सेल कैसे कर रही है?
ई कॉमर्स के थ्रू मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कर रही है। तो इनके तो डायरेक्ट लाइबिलिटी होती है, अगर कोई भी डिफॉल्ट आया तो डायरेक्ट लाइबिलिटी इन्हीं की होती है। इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटी से क्या, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करे रिटर्न रिफंड के रिगार्डिंग, टोटल प्राइस का ब्रेकअप बताए कि डिलीवरी कितनी है, टैक्स कितनी है, कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, एडवर्टीजमेंट जो भी आप करें वो एडवर्टीजमेंट ट्रूथफुल होने चाहिए, कोई फेक रिव्यू आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं डालना है, गुड्स को मिसरिप्रेजेंट नहीं करना है, अगर कोई डिफेक्टिव गुड्स होते हैं तो डिफेक्टिव गुड्स को आपको वापस से लेने पड़ेंगे, आप लेने से मना नहीं कर सकते, और लाइबल फॉर द ऑथेंटिसिटी, अगर आप बोल रहे हैं कि गुड्स प्यूमा कंपनी के हैं, अगर आप क्रोमा हैं और क्रोमा से आप प्यूमा कंपनी का कुछ सामान बेच रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौन सी कंपनी के होने चाहिए, प्यूमा के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जेन्युइननेस क्लेम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर लेट डिलीवरी होती है तो लेट डिलीवरी के केस में भी आपको लाइबल माना जाएगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बोली हमने? इन्वेंट्री ई कॉमर्स एंटिटी की बोली। तो ई कॉमर्स वाले जो रूल्स हैं उनमें से कोई बहुत ज्यादा तो आज तक नहीं पूछा है, एक बार सिर्फ ये इतना सा पॉइंट पूछा था कि आपको नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है और फिर ये जो नोडल ऑफिसर है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लेन को एक्नॉलेज करता है और 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन को रिजॉल्व करता है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अभी हम उन क्वेश्चन को भी एक बार देखेंगे। एंड देन कम्स द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू नेटवर्क ऑफ सेलर अदर देन थ्रू परमानेंट रिटेल लोकेशन। मतलब मैं कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच रहा हूं और प्रोडक्ट सर्विस कैसे बेचता हूं? मेरा कोई परमानेंट रिटेल लोकेशन नहीं है, मैं लोगों के नेटवर्क के थ्रू सामान बेचता हूं, डायरेक्ट सेलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के केस में आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आपने ब्रांड सुना होगा, एमवे, हर्बल लाइफ, एवोन, ये सारी कंपनियां कौन सी है? जिनके कोई परमानेंट लोकेशन नहीं होते जहां से अपना सामान बेचते हैं, कोई दुकान नहीं है इनकी। ये सामान कैसे बेचते हैं? अपने मेंबर के थ्रू एक चेन बनाते हैं और उस चेन के थ्रू सामान बेचते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के केस में आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 अप्लाई करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग करने वाली एंटिटी अगर इंडिया के बाहर की भी है और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है तो ऐसे केस में उसे भी ये वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने एक ओरीफ्लेम नाम की कंपनी का नाम सुना होगा जो कॉस्मेटिक कंपनी है, तो ये भी अपने डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सामान बेचती है। तो हमने बोला कि भाई आपके ऊपर भी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स अप्लीकेबल होंगे अगर आप इंडियन कंज्यूमर को अपना सामान बेचते हैं तो। ये तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी होती है। इन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की क्या क्या ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन होती है? तो बोला हमने इनको कि तुमको वाइटल डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन कार्ड। कहाँ पे मेंटेन करके रखना है? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। इसके अलावा आपको आपकी वेबसाइट रखनी है और वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? फुली अपडेटेड होनी चाहिए, कंपनी की डिटेल हो, प्रोडक्ट कौन सा है, उनकी प्राइस कितनी है, और इसे किससे सर्टिफाई करवाना है? कंपनी सेक्रेटरी से अपनी वेबसाइट को सर्टिफाई करवाना है। अगर आप जो भी सामान बेच रहे हैं उस सामान का आपके पास में क्या होना चाहिए? अपना ट्रेडमार्क और लाइसेंस होना चाहिए। आप अपने डायरेक्ट सेलिंग के जो एजेंट हैं उन एजेंट को उन प्रोडक्ट के लिए कमीशन नहीं दे सकते जो प्रोडक्ट आप ओन नहीं करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक एमवे कंपनी है, तो एमवे कंपनी का एक सेलर है, वो लोगों को सामान बेचता है घर घर जाकर के, तो वो एमवे के सामान भी बेचता है और साथ साथ में वो मान लीजिए किसी एवॉन कंपनी है, उस एवॉन कंपनी के सामान भी बेचता है। तो ये जो एमवे कंपनी है वो जब कमीशन पे करेगी तो कमीशन सिर्फ इसी सामान के लिए पे करना है, आपको दूसरी कंपनी का जो सामान आपके एजेंट ने बेचा है उसके लिए आप कमीशन नहीं पे कर सकते। साथ ही साथ आपको अपने हर डायरेक्ट सेलर, जिसे हम यहाँ पर एजेंट बोल रहे हैं, हर डायरेक्ट सेलर के साथ क्या करना है? एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना कर रखना है। हर डायरेक्ट सेलर को एक आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट इशू करना है। कंज्यूमर के कोई भी डिस्प्यूट आए तो डिस्प्यूट आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आप इंगेज नहीं हो सकते। आपको एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप कभी भी पिरामिड स्कीम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कि आप एक डिक्लेरेशन दीजिए कि कभी भी आप क्या नहीं करेंगे? पिरामिड स्कीम ज्वाइन नहीं करेंगे। सर पिरामिड स्कीम का मतलब क्या होता है? पिरामिड स्कीम का मतलब एक मल्टी लेयर नेटवर्क होता है जहां पर लोग पैसा कमाते हैं। कैसे? बाय रिक्रूटिंग अदर, मतलब दूसरों को जोड़ के। कोई एक्चुअली में प्रोडक्ट सेल या सर्विस नहीं कर रहे। पिरामिड स्कीम हमारे इंडिया में अलाउड नहीं होती, पिरामिड स्कीम चलाना अलाउड नहीं है। तो हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के रूप में अगर आपने पिरामिड स्कीम करी तो ऐसे केस में फिर आपको लाइबल माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? 10,000 रुपए आप मुझे दो, किसी नए पर्सन को जोड़ो तो वो 10,000 रुपए देगा, उस 10,000 में से 5,000 तुम रख लेना, 5,000 मुझे दे देना। फिर उस पर्सन को बोलना कि वो किसी पर्सन को जोड़े 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए तुम रखना, 5,000 रुपए उसको दे देना। ऐसे करके एक चेन बनाते जा रहे हैं। ये चेन आखिरी में जाकर के बस्ट हो जाएगी जब आखिरी में कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा उसको, और जिन्होंने लेटली ज्वाइन किया होगा उन सभी को नुकसान होगा। तो आपने एक पिरामिड बनाया और उस पिरामिड में आपको हो गया नुकसान। तो जो लोग ऊपर थे उनको तो फायदा होता चला जाएगा, पर जो नीचे लोग हैं उन्हें एक पॉइंट पे आने के बाद में बिल्कुल प्रॉफिट बंद हो जाएगा और सिर्फ नुकसान हो जाएगा। इसीलिए
इसीलिए इंडिया में पिरामिड स्कीम चलाना अलाउड नहीं है। तो जो भी एंटिटी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है हम उसे बोलते हैं कि भाई पिरामिड स्कीम में एंटर मत करना, ध्यान रखना। कुछ केस लॉ की लर्निंग्स हैं जो हमने कहां से सीखी है, क्वेश्चन से, जो पास्ट ईयर में आज तक क्वेश्चन पूछे हैं उनसे कुछ लर्निंग सीखी है। जैसे कि केस लॉ है पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल। इसके अंदर ये बोला है कि प्रैक्टिसिंग एलोपैथी विदाउट क्वालिफिकेशन इज नेग्लिजेंस इज इक्वल्स टू डेफिशिएंसी इन सर्विस। आपके पास में कोई डिग्री नहीं है और आप डॉक्टर का काम अगर करते हैं तो इसे लापरवाही मानेंगे, और आपकी लापरवाही से अगर कोई भी नुकसान हुआ तो डेफिशिएंट सर्विस माना जाएगा। दूसरा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस VP शांतना, हॉस्पिटल नॉट चार्जिंग कंसल्टेशन फीस बट ओनली चार्जिंग टोकन फीस डू नॉट क्वालिफाई एज सर्विस अंडर दिस एक्ट बिकॉज नो कंसिडरेशन। देखो हमने पढ़ा था कि आपको कंज्यूमर बोलने के लिए आपको कुछ सामान खरीदना पड़ेगा और वो फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। तो किसी हॉस्पिटल में आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, सिर्फ टोकन फीस ली जा रही है। जैसे कि वैसे तो डॉक्टर की फीस कितनी है, 500 रुपए, पर वहां पर आपसे सिर्फ कितना लिया जा रहा है, 50 रुपए की फीस ली जा रही है। तो ये सिर्फ टोकन फीस है, कोई एडमिशन फीस नहीं, कोई कंसल्टेशन फीस नहीं। तो ऐसे केस में आपको कंज्यूमर ट्रीट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा, इंडियन एयरलाइन वर्सेस जितेश्वर अहिर, पैसेंजर इंजर्ड बाय सडन रिमूवल ऑफ द स्टेयर इज इक्वल्स टू डेफिशिएंसी इन सर्विस। एक पर्सन प्लेन से उतर रहा था और एकदम से एरोप्लेन वालों ने सीढ़ियां हटा दी जिसकी वजह से वो प्लेन से डायरेक्ट नीचे गिर गया, उससे इंजरी हुई। तो माना जाएगा कि जो एयरलाइन कंपनी है उसने डेफिशिएंट सर्विस दी है, उसको ध्यान रखना था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नत्रिमल हंसरिया, जिसके अंदर क्या बोला कि विमेन फेल फ्रॉम द रेलवे ब्रिज डेफिशिएंसी इन द सर्विस। रेलवे के ब्रिज से अगर कोई गिर जाता है तो डेफिशिएंट सर्विस माना जाएगा, किसके पार्ट पे, रेलवे डिपार्टमेंट के पास में डेफिशिएंसी सर्विस माना जाएगा। सदर्न रेलवे वर्सेस ए शमीम, अनऑथोराइज्ड पैसेंजर बोर्डेड रिजर्व्ड कोच एंड रोप द पैसेंजर, इट वाज हेल्ड इट्स रेलवे फेलियर टू रिमूव द ट्रेसपासर डेफिशिएंसी इन द सर्विस। मान लीजिए मैं एक एसी कोच में से सफर कर रहा हूं और वहां पर एक पर्सन आया जिसके पास में टिकट नहीं थी, वो आया और मेरा सामान चुरा करके ले गया। तो माना जाएगा कि गलती किसकी है, रेलवे अथॉरिटी की। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एसी कोच में ऐसे पर्सन को न आने दे और मेरे सामान को प्रोटेक्ट करने रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की मानी जाएगी। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस रविंद्रम के अंदर क्या बोला, लो वोल्टेज सप्लाई र्यून द फैक्ट्री मशीन, अनरिलायबल पावर सप्लाई डेफिशिएंसी इन द सर्विस। मेरी फैक्ट्री में जो सप्लाई होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रेगुलर नहीं थी, मतलब बार बार वोल्टेज कम और ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री की मशीन खराब हो गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की, क्योंकि उन्होंने जो सर्विस दी वो सर्विस डेफिशिएंट थी। अब मैं उनसे कंपनसेशन क्लेम करूंगा। रीजनल प्रोविडेंट फंड वर्सेस शिव कुमार जोशी, पीएफ ड्यू नॉट सेटल टाइमली, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस चार्ज हेल्प पीएफ कमिश्नर वॉज सर्विस प्रोवाइडर, हेंस डिले इज इक्वल्स टू डेफिशिएंसी इन द सर्विस। मैंने पीएफ का पैसा विड्रॉ किया, पीएफ का पैसा 7 दिनों के अंदर अंदर आ जाना चाहिए था, पर 20 दिनों तक पैसा नहीं आया। और मैंने चेक किया कि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन फीस भी चार्ज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फीस का मतलब क्या होता है, मेरे पीएफ अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन करना। तो जब तुम मुझसे फीस चार्ज कर रहे हो तो मेरा काम समय पे करना था ना, तुम कोई फ्री में तो काम कर नहीं रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन फीस ले रहे हो। तो मेरा काम समय पे नहीं करने की वजह से मैं मानूंगा कि तुमने मुझे डेफिशिएंट सर्विस दी है, और डेफिशिएंट सर्विस के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी पीएफ कमिश्नर की। जितेंद्र कुमार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, फायर डैमेज नॉट रिलेटेड टू ड्राइवर इनवैलिड लाइसेंस क्लेम हेल्ड वैलिड। क्या हुआ कि एक कंपनी थी, जो एक कंपनी का ट्रक था जिसमें कुछ सामान जा रहा था लेट से इंदौर से मुंबई। उस कंपनी का ड्राइवर था अमन। वो जो ट्रक था उस ड्राइवर को कौन था, अमन था। तो अमन वो ट्रक चला रहा था और बाद में जाकर के उस ट्रक में आग लग गई। आग लगने की वजह से सामान खराब हो गया। तो सामान का तो इंश्योरेंस करवा रखा था हमने, तो इंश्योरेंस कंपनी को इसका पैसा देना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, हम आपको पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो अमन नाम का आपका ड्राइवर था, उस ड्राइवर का इंश्योरेंस, ड्राइवर का जो लाइसेंस था ना, वो लाइसेंस इनवैलिड था। हमने बोला ये क्या पागल जैसी बात कर रहे हो यार, अरे जो फायर हुआ है, डैमेज हुआ है हमारे गुड्स को, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं, हमारे ड्राइवर के इनवैलिड लाइसेंस से उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए तुमको पैसा तो देना पड़ेगा। इग्नू वर्सेस सुरेंद्र पाल अहिर, स्टडी मटेरियल डिलेड लीडिंग टू मिस्ड सेमेस्टर, डिले इन एजुकेशनल सर्विस, डेफिशिएंसी इन द सर्विस। हमने कुछ बुक खरीदी और वो बुक अगर हमारे पास में समय पे नहीं आती है, जिसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाए, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फेल हो गई, हम लेट हो गए, तो माना जाएगा कि भाई बुक प्रोवाइडर या जो एजुकेशनल प्रोवाइडर है उसकी गलती है। श्रीधरन नायर वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, डिग्री विथहेल्ड ड्यू टू डिस्प्यूटेड क्वालिफाइंग एग्जाम, डेफिशिएंसी इन द सर्विस। श्रीधरन नायर वर्सेस
यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के केस लॉ में ऐसा बताया गया कि भाई अगर कोई कॉलेज डिग्री को विथहेल्ड कर लेता है तो ऐसे केस में माना जाएगा कि ये उसकी गलती है। यूनाइटेड ब्रेवरीज वर्सेस अभिजीत, बियर बॉटल एट द ग्लास पीसेस, नेग्लिजेंस इन द बॉटलिंग इज इक्वल्स टू डेफिशिएंसी इन सर्विस। बियर की बॉटल थी, बियर की बॉटल से हमने बियर निकाली तो साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी आए जिससे वो शरीर के मेरे अंदर चले गए और मुझे नुकसान हुआ, मेरी बॉडी में पेन हुआ, तो माना जाएगा कि इसकी गलती है भाई, दारू बनाने वाली कंपनी की गलती है। क्यों भाई, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तुम तो जो बॉटल है वो बराबर होनी चाहिए। किशोरी लाल वर्सेस चेयरमैन ऑफ ESIC, मंथली पेमेंट मेड टू ESI टू बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू कंज्यूमर। हम जो मंथली पेमेंट कर रहे हैं ना हमारे ESI का, वो मंथली पेमेंट ही हमारा कंसिडरेशन है और हमें ESIC के अगेंस्ट में क्या माना जाएगा, कंज्यूमर माना जाएगा। मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस संजीव शर्मा, 50% ऑफ डिपॉजिट टू फाइल अपील इज मैंडेटरी, डिपॉजिट डज नॉट गारंटी स्टे एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द काउंसिल। हमने बोला कि अगर आपको कोई भी अपील फाइल करनी हो तो अपील फाइल करने के वक्त 50% पैसा जमा करना पड़ता है। ये 50% पैसा जमा कर देने का ये मतलब नहीं है कि हम आपके ऑर्डर पे स्टे लगा देंगे। स्टे लगाना या नहीं लगाना ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। इसका 50% डिपॉजिट अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। प्रेसिडेंट पोस्ट मास्टर वर्सेस शंकर राव, पोस्ट ऑफिस हैज अब्सोल्यूट इम्यूनिटी फॉर द लॉस और डैमेज, नो लायबिलिटी। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में कुछ सामान दिया कि ये सामान वहां पर पहुंचा देना और पोस्ट ऑफिस वालों ने अगर उसे घुमा दिया या वो डैमेज हो गया तो उसके लिए इन्हें लाइबल नहीं माना जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा गलत लगता है, एब्जर्व लगता है, पर फिर भी यही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस केस लॉ का रेफरेंस देना और ध्यान रखना कि पोस्ट ऑफिस के पास में अब्सोल्यूट लाइबिलिटी, अब्सोल्यूट इम्यूनिटी होती है, कोई भी लॉस या डैमेज के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। 15 रणवीर बग्गा वर्सेस KLM एयरलाइंस, पैसेंजर मिस्ड कनेक्टिंग फ्लाइट ड्यू टू वीजा वेरिफिकेशन डिले, इफ स्टाफ कॉज एक्टेड इन फेयर एंड गुड फेथ अंडर सेफ्टी ऑब्लिगेशन, नो डेफिशिएंसी। सुनो भाई, हुआ क्या कि आप एयरपोर्ट थे, आप एयरपोर्ट पर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, तो कनेक्टिंग फ्लाइट आती है उसके पहले ही आपको एयरपोर्ट के स्टाफ ने रोका और क्या बोला कि हम आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेंगे, जिसकी वजह से आपकी फ्लाइट डिले हो गई और जो कनेक्टिंग फ्लाइट आपको मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। तो माना जाएगा कि अगर स्टाफ गुड फेथ में काम कर रहा था, वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा था, तो ऐसे केसेस में स्टाफ की कोई गलती नहीं, डेफिशिएंसी नहीं मानी जाएगी। पर हाँ, स्टाफ जानबूझ करके आपको परेशान अगर कर रहा था तो फिर डेफिशिएंट सर्विस मानी जाएगी। ये हमारा यहां पर पूरी तरीके से जो चैप्टर था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। यहां पर हमने इसको पूरा डिस्कस जो है वो कर लिया है। फटाफट से बस एक इसके अंदर ये देख लो कि कितने सेक्शंस थे जो हम लोगों ने पढ़े। सेक्शन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट के बारे में पढ़ा। सेक्शन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशन पढ़ा। काम की डेफिनेशन कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, जितनी काम की थी हमने सारी पढ़ ली। सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 9 हमने किसके बारे में बात करी, CPC, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो सेंट्रल भी हो सकता है, जो स्टेट भी हो सकता है और जो डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। फिर हमने सेक्शन 10 से लेकर के 27 तक के बारे में बात करी, CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और ध्यान रखा जाए सिर्फ CCPA होता है, SCPA या DCPA नाम का कुछ नहीं होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल लेवल पर होती है। देन कम सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन नंबर 41, DCDRC, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। फिर सेक्शन 42 से लेकर के 52, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। फिर सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 67, NCDRC। फिर सेक्शन 68 से 73 कुछ जनरल सेक्शन। फिर 74 से लेकर के 81 मीडिएशन। सेक्शन नंबर 82 से लेकर के 87 प्रोडक्ट लाइबिलिटी। 88 से लेकर के 93 पेनल्टी। 98 से लेकर के 100 फिर वापस से कुछ जनरल सेक्शन। पूरा जितना हमको पढ़ना था हमने पूरा डिटेल विथ एग्जाम्पल पढ़ा है। इसके बाहर से 1% आने का चांसेस नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे दिखा दिए। अब मैं आपको एक काम करता हूं, मैं इस चैप्टर के अभी तक 4 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन क्यों ना मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं आपको क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले जून 2025 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। स्वास्तिक आयुर्वेद फार्मा नाम की एक कंपनी है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की इंडिया में। अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए स्वास्तिक रेगुलरली एडवर्टाइज द क्लेम बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, एडवर्टीजमेंट जो है वो करते रहते हैं। दिस एडवर्टीजमेंट प्रमोटेड द प्रोडक्ट एज हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंड द एबिलिटी टू क्योर एलिमेंट विदाउट साइड इफेक्ट। एडवर्टीजमेंट में इन्होंने ऐसा लिखा कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि आपके एलिमेंट को हम बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाउएवर एडवर्टीजमेंट लेक्ड एनी साइंटिफिक एविडेंस, एडवर्टीजमेंट के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस था नहीं। रिलाइंग अपॉन द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की बातों को ध्यान में रखते हुए राजीव
अ कंज्यूमर परचेज द प्रोडक्ट, राजीव नाम के कंज्यूमर ने प्रोडक्ट को परचेज किया, द प्रोडक्ट हाउएवर टर्न आउट टू बी इनइफेक्टिव एंड डिड नॉट मैच द क्लेम, प्रोडक्ट जो है वो बाद में कैसा निकला, इनइफेक्टिव निकला, और जो क्लेम एडवर्टीजमेंट किया था वो एडवर्टीजमेंट वाले क्लेम पूरे नहीं हो पाए। राजीव द कंप्लेनेंट लॉज अ कंप्लेन विद द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिजिंग दैट एडवर्टीजमेंट रिलीज बाय कंपनी वर मिसलीडिंग फॉल्स एंड डिसेप्टिव, राजीव ने कंप्लेन फाइल करी, और कंप्लेन कहां पर फाइल की, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, और बोला कि जो एडवर्टीजमेंट थे ये एडवर्टीजमेंट डिसेप्टिव थे, विच इन डिसेप्टिव थे, और कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को फॉलो नहीं कर रहे। फर्दर एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल्सो फाउंड द एडवर्टीजमेंट, इंडिया की जो एडवर्टीजमेंट काउंसिल है उसने भी बोला कि हाँ जो एडवर्टीजमेंट है ये रेगुलेशन के वायलेशन में थे। इट वॉज कंटेंडेड दैट कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर शुड बी हेल्ड लाइबल, कंपनी और उसके डायरेक्टर को लाइबल ठहराना चाहिए फॉर डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट। द केस वाज अल्टीमेटली रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136, लो भाई केस कहां चला गया, अंडर 136 आर्टिकल के हिसाब से स्पेशल लीव लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास गया। फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बताना है कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, हु इज अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, पहली बात, और दूसरा क्या राजीव को कंज्यूमर कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है कि सर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का मतलब वो पर्सन जो गुड्स या फिर सर्विसेज को बाय करता है फॉर अ कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन या तो उसने पे कर दी है या फिर उसने वादा कर दिया है कि वो इस कंसिडरेशन को पे कर देगा। कंज्यूमर इंक्लूड्स अ पर्सन, कंज्यूमर के अंदर वो पर्सन भी आता है जो गुड्स या सर्विस को बायर की परमिशन से कंसेंट, बायर की परमिशन या कंसेंट से यूज करता है, भले ही उसने उसकी कोई कंसिडरेशन पे नहीं की हो। हालांकि ऐसा कोई पर्सन जिसने गुड्स को रीसेल या कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा हो उसे कभी भी कंज्यूमर ट्रीट नहीं किया जा सकता। इन द गिवन केस राजीव ने हर्बल प्रोडक्ट खरीदा, क्यों, क्योंकि उसने एडवर्टीजमेंट देखा था और खरीदते वक्त उसने कंसिडरेशन मतलब पैसा भी दिया था, तो हेंस राजीव को क्या कंसिडर करना चाहिए भाई, राजीव को तो कंज्यूमर आपको मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, whether the false, misleading and deceptive advertisement may be treated as unfair trade practice, क्या false, misleading और deceptive advertisement को unfair trade practice कह सकते हैं क्या, आंसर इज बिल्कुल। unfair trade practice का मतलब होता है ऐसा कोई भी मेथड जिसके थ्रू आप अपनी सेल सप्लाई को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कैसे करते हैं, अनफेयर मेथड, डिसेप्टिव मेथड या डिसेप्टिव प्रैक्टिस के थ्रू। वो डिसेप्टिव मेथड कैसी होती है, फॉल्स, मिसलीडिंग या फिर डिसेप्टिव। तो ऐसे केसेस में ऐसे कोई भी मैनर को यूज अगर आप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेकिंग एनी स्टेटमेंट वेदर ओरली or writing or by visual means which falsely represent the goods or service about their quality, quantity or the grade, falsely represent or sponsorship or association. So accordingly, if any advertisement which attract consumer will be deemed misleading if it contain false statement and therefore unfair trade practice से consider किया जाएगा। Third, कैन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी पेनलाइज फॉर इशूइंग द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं अगर वो फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो आंसर इज यस। अगर सेक्शन नंबर 89 आपको याद आ रहा हो तो हमने आज ही पढ़ा था कि अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्या लगती है, इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी के प्रोविजन है। अगर फर्स्ट ऑफेंस होगा तो ऐसे केस में जेल जाना पड़ सकता है 2 साल, फाइन लग सकता है आपके ऊपर 10 लाख, पर अगर कोई सब्सीक्वेंट ऑफेंस, आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 5 साल और फाइन लग सकता है आपके ऊपर कितना, 50 लाख रुपए तक का फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। ऐसा आंसर नंबर 3 के अंदर आज ही हमने सेक्शन नंबर 89 तो आज ही पढ़ा। फोर्थ, व्हेन एंड टू हुम अ केस में बी लॉज अगेंस्ट एंड अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, कंप्लेन किसके खिलाफ फाइल, कंप्लेन किसके पास फाइल करनी है, तो हमने बोला कि भाई कंप्लेन फाइल करने के लिए अलग अलग कमीशन दिए हैं और अलग अलग कमीशन के खिलाफ अपील फाइल करने के लिए आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जैसे कंज्यूमर कैन लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट कंपनी इन कंज्यूमर कमीशन, जैसे डीसीडीआरसी, एससीडीआरसी और एनसीडीआरसी, और डिपेंड करता है कि वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है। अगर 50 लाख तक होगा तो डीसीडीआरसी, अगर 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में होगा तो एससीडीआरसी, और अगर 2 करोड़ से ज्यादा का होगा तो एनसीडीआरसी, और इनके अगेंस्ट में अपील भी फाइल आप इनकी हायर अथॉरिटी में कर सकते हैं। तो अगर डीसीडीआरसी के अगेंस्ट में ऑर्डर फाइल अपील फाइल करनी हो तो एससीडीआरसी में 45 डेज में,
अगर SCDRC की अपील फाइल करनी हो तो NCDRC में 30 डेज में, और NCDRC की अपील फाइल करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट में 30 डेज में फाइल की जा सकती है, ऐसा हमने पढ़ा। ये जून 25 बिल्कुल लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। डेफिशिएंसी और डिफेक्ट में क्या अंतर होता है? सर डेफिशिएंसी और डिफेक्ट में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। डेफिशिएंसी रिलेट करती है सर्विस को और डिफेक्ट रिलेट करता है किसको? गुड्स को। तो डिफेक्ट का मतलब कोई भी फॉल्ट, इंपरफेक्शन या शॉर्टकमिंग क्वालिटी, क्वांटिटी या प्योरिटी में आती है जो लॉ रिक्वायर करता है और जो आपने दिए इन रिलेशन टू गुड। वहीं सेम टू सेम डेफिनेशन, फॉल्ट, परफेक्शन, इंपरफेक्शन, शॉर्टकमिंग इन क्वालिटी बट इन रिलेशन टू अ सर्विस, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी और डिफेक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल सेम, बस डिफेक्ट गुड्स में आता है और डेफिशिएंसी सर्विस में आती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जून 25 का क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट कम दिसंबर 2024 का क्वेश्चन। लोकेश वॉज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस एलिमेंट, कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी थी लोकेश को, तो उसे एडमिट किया गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गुरुग्राम के अंदर। ही वॉज सब्जेक्टेड टू वेरियस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट उसके किए गए। इवन आफ्टर डायग्नोसिस एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट हिज कंडीशन डिटेरियोरेट, बहुत सारे टेस्ट उसके किए, उसको डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट किया गया, फिर भी उसकी कंडीशन सुधरी नहीं और वो कंडीशन उसकी खराब होती गई। द डॉक्टर एडवाइज सर्जरी ड्यूरिंग विच लोकेश हैज कोलैप्स, डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी करते वक्त उसकी हो गई मौत। सुषमा, उसकी वाइफ, प्रीफर्ड अ क्लेम फॉर कंपनसेशन। सुषमा मैडम बोल रही है कि हमें हॉस्पिटल से 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया जाए। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल ने जो सर्विस दी है वो सर्विस कैसी है? डेफिशिएंसी। हॉस्पिटल अथॉरिटी कंटेंडेड दैट मेडिकल प्रोफेशन वाज बीइंग अननेसेसरीली हाउंडेड। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसे तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा, हम हॉस्पिटल में आए हुए हर इंसान की जान थोड़ी बचा सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जान बचाए, पर हर इंसान को बचाना हमारे हाथ में भी नहीं। क्या जो बात हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं वो बात बराबर है? आंसर इज 100% सही। जो बात हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं वो बिल्कुल बराबर है। तो सबसे पहले तो बताओ कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि सुषमा मैडम यही बोल रही है कि डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी की डेफिनेशन वापस से लिख देंगे, कोई भी फॉल्ट, इंपरफेक्शन, शॉर्टकमिंग किसी क्वालिटी, पोटेंसी या प्योरिटी में जो लॉ रिक्वायर करता है और जो आपने दिए इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, उसे क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं। फिर एक केस लॉ का नाम है डॉक्टर हरीश कुमार खुराना वर्सेस जोगिंदर सिंह। इसके अंदर कोर्ट ने ऐसा बोला है कि मेडिकल प्रोफेशन को सिर्फ इसलिए नेग्लिजेंट नहीं बोला जा सकता क्योंकि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ या ट्रीटमेंट फेल हो गया। हर डेथ जो पेशेंट के हॉस्पिटल में होती है उसे आप मेडिकल प्रोफेशन का नेग्लिजेंस कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपको नेग्लिजेंस बताना है तो आपको एविडेंसेस प्रूव करने पड़ेंगे कि डॉक्टर की गलती थी। अगर डॉक्टर ने सही में ऑपरेशन करते वक्त कैंची पेट के अंदर छोड़ दी तो माना जाएगा कि डॉक्टर की गलती है, पर ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट में वो फेल हो गया तो इसमें डॉक्टर को आप कंसीडर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया तो हॉस्पिटल और जो डॉक्टर इनके धंधे ही बंद हो जाने। तो गिवन केस में क्या हुआ? लोकेश की डेथ हुई, सुषमा उसकी वाइफ जो है वो मांग रही थी। आंसर कुछ हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है, सबसे पहले प्रोविजन, फिर बाद में फैक्ट्स ऑफ द केस और आखिरी में कंक्लूजन। तो हमने लिखा कि भाई ये जो फैक्ट्स को केस के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चला है कि जो सुषमा का कंटेंशन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में हर हुई मौत के खिलाफ आप किसको नहीं बोल सकते कि इसकी गलती है? भाई हमेशा से उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। जून 2024 श्रद्धा हाइट एक ड्यूली रजिस्टर्ड वेलफेयर सोसाइटी है जिसने प्रोएक्टिव स्टेप लिया और एप्लीकेशन फाइल किया। कहां पर? DCDRC में। द एप्लीकेशन वाज ऑन बिहाफ ऑफ 12 अलॉटीज। एप्लीकेशन किसके बिहाफ पे फाइल की? 12 अलॉटी के बिहाफ में फाइल की है। शोभा लिमिटेड के खिलाफ कंप्लेन फाइल की है। शोभा लिमिटेड एक रियल स्टेट डेवलपर है। द अलॉटी एलेज दैट डिस्पाइट बुकिंग यूनिट्स विद शोभा ऑन वेरियस डेट एंड मेकिंग सब्सटेंशियल पेमेंट दे हैड येट टू रिसीव द पोजीशन। उन्होंने बोला, अलॉटी बोल रहे हैं कि हमने पैसा पूरा दे दिया, टाइम भी हो गया, पर हमें अभी तक पोजीशन नहीं मिला, हम कंप्लेन फाइल करना चाहते हैं। तो उन 12 अलॉटी के रिस्पेक्ट में कंप्लेन किसने फाइल कर दी? श्रद्धा हाइट नाम की एक ड्यूली रजिस्टर्ड वेलफेयर सोसाइटी है, उसने फाइल कर दी। हाउएवर डिस्ट्रिक्ट कमीशन टुक अ डिसाइसिव स्टैंड रिजेक्टिंग द कंप्लेन लॉज्ड बाय श्रद्धा हाइट। DCDRC ने कंप्लेन को रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट किया? बोला कि श्रद्धा हाइट के पास में कोई भी लीगल स्टैंडिंग या लोकल स्टैंडिंग नहीं है। भाई तुम क्यों कंप्लेन फाइल कर रहे हो? तुम कंप्लेन फाइल कर ही नहीं सकते, कंप्लेन सिर्फ कंज्यूमर फाइल कर सकता है और कंज्यूमर कौन है? वो 12 अलॉटी। कमीशन रीजन द श्रेया हाइट डिड नॉट क्वालिफाई एज अ कंज्यूमर। वो बोल रहे हैं कि श्रेया हाइट क्या नहीं है? ना तो कंज्यूमर है और ना ही रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल रहा है। श्रद्धा हाइट इज नाउ सीकिंग टू अपील। श्रद्धा हाइट DC के खिलाफ में क्या करना चाहती है? अपील फाइल करना चाहती है और आपसे कुछ सवाल पूछेगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो अपन ने पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा हुआ है ना, तो आपको आता ही होगा। सबसे पहला, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ।
रिकॉग्नाइज कंज्यूमर का एसोसिएशन का मतलब होता है एक ऐसा एसोसिएशन जो किसी भी लॉ में फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रजिस्टर किया गया हो, किसी भी लॉ में उसे रजिस्टर किया गया हो। मतलब सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है, वो एक सोसाइटी भी हो सकती है, वो एक ट्रस्ट भी हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड बी नोटेड दैट दिस कंज्यूमर एसोसिएशन शैल बी फॉर्म टुगेदर विद देयर ओन विल। मतलब किसी जोर जबरदस्ती से मैं आपको वो कंज्यूमर एसोसिएशन नहीं बनाना है, आप आपकी इच्छा से अगर बना रहे तो ये हम आपको क्या बोलेंगे कि आप रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन है। तो क्या यहां पर श्रद्धा हाइट ड्यूली रजिस्टर्ड वेलफेयर सोसाइटी है? आंसर इज यस। और हम ऐसा मानते हैं कि उन्होंने किसी जोर जबरदस्ती के साथ नहीं बनाया है, तो कोई समस्या वाली बात यहां पर हमें नहीं आएगी। तो हम श्रद्धा हाइट को, पहले तो हमने रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन बता दिया। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या श्रद्धा हाइट एक रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन है? आंसर इज यस। अरे ऊपर ही पूछ लेते, श्रद्धा हाइट इज अ ड्यूली रजिस्टर्ड वेलफेयर सोसाइटी। क्यों? क्योंकि वो ड्यूली रजिस्टर्ड वेलफेयर सोसाइटी है, हेंस उसे हम क्या मानेंगे? एक रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। और सिंस वो रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन है तो वो कंप्लेन भी इस एक्ट के अंदर फाइल करने के लिए एलिजिबल है। व्हाट इज द मैनर ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेन? कंप्लेन फाइल करने का तरीका क्या होता है? तो सेक्शन नंबर 35 हमें बताता है कि व्हाट इज द मैनर ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेन अंडर सेक्शन नंबर 35। सेक्शन 35 ये बोलता है कि कंप्लेन सिर्फ कौन फाइल कर सकता है? कंप्लेन सिर्फ कंज्यूमर, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ही फाइल कर सकती है। कंप्लेन फिजिकली भी फाइल हो सकती है, कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी हो तो गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है edakhil.nic.in, उसके ऊपर फाइल करनी पड़ेगी। कंप्लेन आप जब भी फाइल करो तो 3 कॉपी इसमें फाइल करना है, एक उनके रिकॉर्ड के लिए, एक अपोजिट पार्टी के लिए और एक कंप्लेनेंट के लिए करनी पड़ेगी। ऐसी सारी बातें हम सेक्शन 35 में पढ़ के आ चुके हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान हो तो हमने नोट्स में लिखी हुई है, हाँ मैंने वापस से लिखी है बस एक बार, कि आंसर लिखते वक्त उन्हें प्रेजेंट कैसे करना है। क्या कंप्लेन ऑनलाइन फाइल की जा सकती है? आंसर इज यस। अभी हमने सेक्शन नंबर 35 में पढ़ा कि कंप्लेन को ऑनलाइन भी फाइल किया जा सकता है। और ऑनलाइन अगर आपको फाइल करनी हो तो ऑनलाइन फाइल करने के लिए गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है edakhil.nic.in, उसमें फाइल करनी पड़ेगी। और हमेशा ऑनलाइन कंप्लेन तो राइटिंग में ही होगी। To whom an appeal can be filed against the order of DCDRC? DCDRC के अगेंस्ट में अगर अपील फाइल करनी है तो अपील कहां पर फाइल होगी और अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड कितना है? लिमिटेशन पीरियड का मतलब होता है कितने समय तक अपील फाइल की जा सकती है। तो सेक्शन नंबर 41 ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर DCDRC के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना चाहता है, अग्रीव्ड पर्सन है, तो वो अपील स्टेट कमीशन के पास फाइल करेगा और अपील 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर उसे पास करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रेस्ट्रिक्शन है अपील फाइल करने की? अगर डीसी के खिलाफ हम अपील फाइल करना चाहते हैं तो उसके खिलाफ रेस्ट्रिक्शन क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। पहला तो क्या, आपको 50% पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। दूसरा, आप अपील नहीं कर सकते अगर मीडिएशन के लिए आपने मैटर को रेफर कर दिया सेक्शन नंबर 80 में। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना। पहला तो ये कि 50% पैसा जमा करना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर बात मीडिएशन में चली गई है तो फिर आप यहां पर अपील फाइल नहीं कर पाएंगे। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DCDRC। ये जो DCDRC है, इस DCDRC के अंदर कितने लोग होंगे? तो भाई DCDRC के अंदर हमने पढ़ा था कि DCDRC के अंदर एक तो क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, और मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 2। ध्यान रखना, DCDRC में एक प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर है। SCDRC और NCDRC में एक प्रेसिडेंट है, पर यहां मेंबर मिनिमम 4 होते हैं। DCDRC में मेंबरशिप कितने? 2। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रख लेना। ये 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर हमने देख लिए। चौथा है दिसंबर 2023, त्रिलोक ने एक ट्रैक्टर खरीदा किससे? जानवी लिमिटेड से। और क्यों खरीदा था? अपनी लैंड की टिलिंग करने के लिए, जुताई करने के लिए खरीदा था। पर आइडल टाइम में उसने क्या कर दिया, उसे ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी यूज कर लिया। बाद में कुछ डिफेक्ट आया ट्रैक्टर के अंदर, उसने कंप्लेन फाइल करी, पर कंप्लेन सारी व्यर्थ में चली गई, टुक ऑल इन वेन। क्यों? तो फिर उसने कंप्लेन फाइल करी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में। जानवी लिमिटेड ने बोला कि भाई त्रिलोक कौन नहीं है? त्रिलोक तो कंज्यूमर ही नहीं है, और जो कंज्यूमर नहीं है वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। कंज्यूमर क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आपने ट्रैक्टर को क्या किया, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया। बताइए क्या त्रिलोक जीतेगा या नहीं? तो हमने बोला कंज्यूमर का मतलब वो पर्सन होता है जो गुड्स या सर्विस को कंसिडरेशन के लिए बाय करता हो, या फिर वो पर्सन जो बायर की परमिशन से गुड्स को यूज करता हो भले उसने कंसिडरेशन नहीं दी हो। हालांकि ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कमर्शियल पर्पस के लिए या रीसेल के लिए गुड्स को परचेस किया है उसे हम कभी भी कंज्यूमर
नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बराबर बात है। पर एक केस लॉ है भूपेंद्र जंग बहादुर वर्सेस रीजनल मैनेजर, इसके अंदर ऐसा माना गया कि अगर आप ट्रैक्टर अपनी टिलिंग, अपनी ओन लैंड की टिलिंग के लिए खरीदते हैं और ओकेशनली कभी कभी खाली समय में उसे क्या करते हैं, रेंट पर या कमर्शियल पर्पस में यूज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से बायर का पूरा कमर्शियल पर्पस नहीं माना जाएगा और उसे अभी भी कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा। इसलिए इन द गिवन क्वेश्चन त्रिलोक को क्या कंसीडर किया जाएगा कि भाई त्रिलोक कौन है, त्रिलोक भैया तुम तो कंज्यूमर रहोगे और तुम ये केस बिल्कुल बराबर तरीके से जीतोगे। दिसंबर 2023 का ही एक और क्वेश्चन, टिया ने एक लैपटॉप परचेज किया किसके लिए, सिया के लिए। लैपटॉप के अंदर कुछ इनिशियल इंस्टॉलेशन इशू है, वो लेकर के गई उसको मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर के पास में कि डिफेक्ट आया है इसके अंदर, कंपनी ने एड्रेस करने से ही उसको मना कर दिया। सिया वॉज, और क्या बोला कि सिया तो कंज्यूमर ही नहीं है, सिया तो कंज्यूमर है ही नहीं। ऑन द बेसिस कैन सिया बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर, क्या सिया को कंज्यूमर ट्रीट किया जा सकता है। देखो हुआ क्या है, टिया ने एक लैपटॉप खरीदा सिया के लिए, ठीक है, सिया का लैपटॉप खराब हुआ तो सिया उसे लेकर के गई एचपी वालों के पास में, तो एचपी वालों ने बोला कि भाई तुम तो कंज्यूमर नहीं हो, कंप्लेन तो सिर्फ कौन फाइल कर सकता है, कंज्यूमर। क्या सिया को कंज्यूमर ट्रीट किया जाएगा, आंसर इज यस। हमने पढ़ा था एवरी सच पर्सन, इसका आंसर शायद मिसिंग है, इसका मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, एवरी सच पर्सन। हाँ, ये मैंने क्लास में बच्चों को लिखने का बोला था इसलिए यहां पर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई कंज्यूमर मतलब वो हर पर्सन जो गुड्स को खरीदता है फॉर कंसिडरेशन या सर्विस को अक्वायर करता है फॉर अ कंसिडरेशन। हालांकि कंज्यूमर में वो पर्सन भी इंक्लूड किया जाता है जो बायर की परमिशन से गुड्स को यूज करे, तो भले ही गुड्स परचेज किसने किया हो, टिया ने, कंसिडरेशन पे किसने किया हो, टिया ने, पर सिया को भी क्या माना जाएगा, सिया को भी कंज्यूमर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि सिया टिया की परमिशन से ही तो गुड्स को यूज कर रही है, इसलिए यहां पर भी इसे वैलिड माना जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। दूसरा, इफ द लैपटॉप वॉज परचेज थ्रू अमेजन एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ ई कॉमर्स जाइंट। अरे अरे अभी तो पढ़ा हमने ई कॉमर्स जाइंट की क्या ड्यूटी होती है, हमने आज ही पढ़ा, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा ई कॉमर्स एंटिटी वाला, उसके अंदर हमने पढ़ा कि भाई ई कॉमर्स एंटिटी को क्या करना पड़ता है, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना पड़ता है, जिसके अंदर आप आपके नोडल ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी डेजिग्नेशन बताते हैं। साथ ही साथ आप इंश्योर करते हैं कि कोई भी कंप्लेन आए तो उस कंप्लेन को आप 48 आवर्स के अंदर अंदर एक्नॉलेज करें और कंप्लेन को 1 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी। तीसरा, हैड मीडिएटर बीन अपॉइंटेड टू सेटल द इशू, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर मीडिएशन। अगर मीडिएटर अपॉइंट किया जाता तो मीडिएशन का क्या प्रोसीजर होता है, तो मीडिएशन का प्रोसीजर सेक्शन नंबर 79 में दिया हुआ है। मीडिएशन कंज्यूमर मीडिएशन सेल में होगा। अगर मीडिएशन रेफर किया जाता है, केस रेफर किया जाता है मीडिएशन में, तो मीडिएटर दोनों पार्टी के राइट्स को सुनता है, दोनों पार्टी के ऑब्लिगेशन को सुनता है, यूजेज ऑफ ट्रेड को ध्यान में रखता है और ये देखता है कि डिस्प्यूट आखिरकार अराउज क्यों हुआ है। मीडिएशन करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा और मैटर शेल बी कंडक्टेड विद इन सच टाइम एंड मैनर एज बी प्रिस्क्राइब। मीडिएशन कितने समय में होगा इसको कौन बताएगा, गवर्नमेंट हमें बताएगी, उतने समय मीडिएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हमने सारे क्वेश्चन कवर किए। इवन ओल्ड सिलेबस में जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन के केस लॉ की लर्निंग भी मैंने लास्ट में आपको पढ़ा दिए। यहां पर कंज्यूमर पूरा खत्म हुआ और ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिनिमम 10 मार्क्स का तो एग्जाम में आएगा ही सही। कितने नंबर का, मिनिमम 10 और शायद 20 नंबर का भी पूछ ले। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं पढ़ाने में पूरा बढ़िया रहा। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको रहे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर डाउट भेज सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, अगर नहीं भी है तो ये मेरा नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग मुझे मैसेज बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं ये नोट्स आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलते हैं। इन केस तो जो कमेंट बॉक्स होगा उस कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, कहीं से भी आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों की 2% तो कम से कम मदद कर ही पाया हूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट पेपर हमारा रहेगा या तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।